घटना से पहले होने वाली घटनाएं कारण है, किसी घटना के बाद में होने वाली घटनाएं प्रभाव है, परिणाम है, महत्व है। ठीक है, अपने टर्म लिखे, मान लो प्रभाव लिख लो, परिणाम लिख लो, इसी को महत्व लिख लो, इंपॉर्टेंस लिख लो, रिजल्ट लिख लो, इंपैक्ट लिख लो, कॉन्सिक्वेंस लिख लो, कुछ ही लिखो बोले, एक ही बात होती। अच्छा, दो साइड लड़ रही है, कौन कौन सी दो साइड है? एक तो लड़ रहा है गौरी और एक कौन लड़ रहा है? पृथ्वीराज। दो लड़ रहा है, कोई प्रभाव पड़ेगा? सबसे पहला प्रभाव तो इन पे ही पड़ेगा। अच्छा, सबसे बड़ा प्रभाव तो यह आया कि 1192 में जैसे ही गौरी जीतता है, पृथ्वीराज हारता है, तो दिल्ली पे कब्जा किसका हो गया? गौरी का। तुर्क आ गए। कौन आ गए? इतने सालों तक तुर्क प्रयास कर रहे थे लेकिन उनकी पार नहीं पड़ रही थी। 500 साल के बाद इस बार उनकी पार पड़ी और वो कहां पर कब्जा करने में सक्षम हो गए? दिल्ली। दिल्ली भारत की राजधानी है, उत्तर भारत तो कंट्रोल होता था पूरा। अच्छा, तुर्क अब लगातार तुर्क चलते रहे, दोबारा दिल्ली पर कोई भी कब्जा नहीं कर पाया। तुर्कों के बाद में आगे मुगल। कौन आगे? मुगलों के बाद में आगे अंग्रेज। मुगलों के बाद कौन आगे? एक बार भारत वालों के हाथ से भारत छूटा, उसके बाद भारत वापस हाथ में भारत वालों के 47 में है। जब 1947 में अंग्रेज यहां से जाते हैं, तब जाके भारत को भारत का राजा मिला था। तब तक बीच में भारत का राज विदेशियों ने किया। किसने किया? तो तराइन युद्ध में पृथ्वीराज की हार के बाद भारत पर विदेशी शासन शुरू हो जाता है। कैसा शासन शुरू होता है? जो कब तक चलता रहा? लिखो, पृथ्वीराज चौहान की हार के बाद, आफ्टर डिफीट ऑफ पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान की हार के बाद, आफ्टर डिफीट ऑफ पृथ्वीराज चौहान, भारत पर विदेशी शासन का सिलसिला प्रारंभ हो गया था। ए सीरीज ऑफ फॉरेन रूल ओवर इंडिया वॉज इनिशिएटेड। ए सीरीज ऑफ फॉरेन रूल ओवर इंडिया वॉज इनिशिएटेड। भारत पर विदेशी शासन का सिलसिला प्रारंभ हो गया था। भारत पर विदेशी शासन का सिलसिला प्रारंभ हो गया था। ए सीरीज ऑफ फॉरेन रूल ओवर इंडिया वॉज इनिशिएटेड। भारत पर विदेशी शासन का सिलसिला प्रारंभ हो गया था, जो 1947 ईस्वी तक चलता रहा, विच वॉज कंटिन्यूड टिल 1947। जो 1947 ईस्वी तक चलता रहा, विच वॉज कंटिन्यूड टिल 1947। जो कब तक चलता रहा? मतलब भारत का शासन विदेशियों के पास में रहा, तुर्कों के पास में रहा, वो सारे विदेशी थे। मुगल आ गए, वो सारे विदेशी थे। बाद में अंग्रेज आ गए, वो सारे विदेशी थे। मतलब भारत को भारत का राजा जाके कब मिला? 1947 में, जब भारत की राजगद्दी पे बैठे पंडित जवाहरलाल नेहरू, तब जाके भारत को भारत का राजा मिला। बीच में जो भी राजा बने थे वो भारत के तो नहीं थे। अच्छा, अब दो साइड। गौरी युद्ध जीत गया और पृथ्वीराज हार गया। पृथ्वीराज जैसे बड़े राजा को गौरी ने हरा दिया, तो अब गौरी के लिए भारत में राज करना आसान हो गया था या कठिन हो गया था? यदि पृथ्वीराज जिंदा रहता या पृथ्वीराज हारता नहीं, तो क्या गौरी भारत पर कब्जा कर पाता? अच्छा, गौरी ने भारत में राज किया ही नहीं था। गौरी भारत में छोड़ के गया था कुतुबुद्दीन ऐबक को। किसको छोड़ गया था? गौरी वापस चला गया था, उसने कहा तू संभाल भाई। तो गौरी के उत्तराधिकारी राज करते हैं भारत में। कौन करते हैं? लिखो, गौरी के उत्तराधिकारियों के लिए भारत में राज करना आसान हो गया था। इट बिकेम इजियर फॉर रूल ओवर इंडिया फॉर गौरीज सक्सेसर। इट बिकेम इजियर फॉर गौरीज सक्सेसर। इट बिकेम इजियर टू रूल ओवर इंडिया फॉर गौरीज सक्सेसर। ये लिख लो, गौरी के उत्तराधिकारियों के लिए भारत में राज करना आसान हो गया था। इट बिकेम इजियर टू रूल ओवर इंडिया फॉर गौरीज सक्सेसर। गौरी के उत्तराधिकारियों के लिए भारत में राज करना आसान हो गया था। इट बिकेम इजियर टू रूल ओवर इंडिया फॉर गौरीज सक्सेसर, कि गौरी के उत्तराधिकारी भारत में क्या कर रहे थे? अब आसानी से राज। वरना तराइन का दूसरा युद्ध नहीं जीतते वो, तो भारत में राज करना उनके लिए आसान। तराइन का पहला युद्ध हार गए थे, तो कहां भारत में उनका कब्जा हुआ? उधर पंजाब वाले कब्जे को हटा दिया था उसने, पीछे की तरफ उनको लौटा दिया था। लेकिन इस बार जब वो इस युद्ध को जीत गए थे, उनका डायरेक्ट कब्जा कहां पे हो गया था? दिल्ली। दिल्ली का मतलब भारत था, उत्तर भारत की राजधानी थी। पृथ्वीराज चौहान दिल्ली रह रहा था। पृथ्वीराज चौहान का जो टाइम है ना, वो राजपूतों का पीक है। इसके बाद राजपूत कभी भी दोबारा इतनी शक्ति प्राप्त नहीं कर पाए थे जितनी शक्ति किसके टाइम में थी? कि पूरे उत्तर भारत की राजधानी थी दिल्ली, और दिल्ली का राजा कौन बना हुआ बैठा था? पृथ्वीराज चौहान। उसके बाद राजपूतों की शक्ति का डिक्लाइन है, दोबारा इतनी शक्ति कभी भी अर्जित नहीं हुई थी। लिखो, राजपूतों की उभरती हुई राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं, राइजिंग पॉलिटिकल एम्बिशंस ऑफ राजपूत। राजपूतों की उभरती हुई राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं, राइजिंग पॉलिटिकल एम्बिशंस ऑफ राजपूत। राजपूतों की उभरती हुई राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं,
राजपूतों की उभरती हुई राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं समाप्त हो गई, समाप्त हो गई, वॉज एंडेड, समाप्त हो गई, वॉज एंडेड। इसी में कंटिन्यू करना। तथा पृथ्वीराज चौहान के बाद एंड आफ्टर पृथ्वीराज चौहान, तथा पृथ्वीराज चौहान के बाद एंड आफ्टर पृथ्वीराज चौहान कोई भी राजपूत राजा दिल्ली पर अधिकार नहीं कर पाया। नो राजपूत किंग कैप्चर दिल्ली, कैप्चर दिल्ली या कुड कैप्चर दिल्ली, ये लिखो। कोई भी राजपूत राजा दिल्ली पर अधिकार नहीं कर पाया। नो राजपूत किंग कुड कैप्चर दिल्ली। नो राजपूत किंग कुड कैप्चर दिल्ली। कोई भी राजपूत राजा दिल्ली पर अधिकार नहीं कर पाया। दिल्ली पे राजपूतों में छोड़ो, हिंदुओं में बीच में थोड़े से टाइम के लिए कब्जा किया था हेमू। किसने कब्जा किया था? हेमू। कि जब इधर हुमायूं मरता है, दिल्ली के अंदर हुमायूं मरता है, तो हुमायूं का बेटा कौन था? अकबर। अकबर था पंजाब। अकबर कहां पे था? बिहार के अंदर एक राजा हुआ करता था आदिल शाह सूर। बिहार का राजा कौन था? पर आदिल शाह सूर को राजकाज में मजा आता ही नहीं था। आदिल शाह सूर सारा दिन नाचता था। उस टाइम का ऋतिक रोशन हुआ करता था, घुंघरू बांध के रखता था हमेशा। आदिल शाह सूर का एक सेनापति हुआ करता था, उसका नाम था हेमू। क्या नाम था? उसने हेमू को कहा कि हेमू जा, दिल्ली खाली पड़ी है, दिल्ली पे कब्जा कर ले। हेमू बहादुर व्यक्ति था। हेमू गया, हेमू ने जाके हुमायूं की जो भी सेना थी उसको मारा वहां पे। उसने दिल्ली पे कब्जा किया, दिल्ली में खुद का राज तिलक करवाया और खुद का नाम रखा हेमचंद्र विक्रमादित्य। क्या नाम रखा? उसने कहा आज के बाद कोई हेमू नहीं कहेगा रे, आज के बाद मैं क्या हूं? हेमचंद्र विक्रमादित्य। इतने दिन फ्लावर था, फायर हूं मैं, उसने कहा। अब उसने कहा भाई जब तक अकबर को नहीं मारेंगे तब तक अपने राजा नहीं बन पाएंगे। उधर अकबर कह रहा है भाई दिल्ली तो मेरे बाप की है और मैं दिल्ली पे कब्जा करूंगा, तो वो पंजाब से दिल्ली की तरफ आ रहा है। तो हेमू ने कहा कि अपने उधर चलते हैं, पंजाब की तरफ चलते हैं और अकबर को बीच में ही मार देते हैं। पर हेमू इतना उत्साहित हो गया था, इतना राजी हो गया था कि उसने अपनी तोपें तो पहले भेज दी, खुद रवाना हुआ पीछे से। तो तोपें तो आगे आगे जा रही है, खुद पीछे पीछे जा रहा था। तोपें अकबर ने पकड़ी और इधर हेमू की साइड में लगा दी। हेमू की तोपों से हेमू को उड़ाया था उसने। तो हेमू 3 दिन दिल्ली का राजा बना था। कितने दिन बना था? इतने में तो हेमू को खुद को ही नहीं फील आया कि मैं राजा हूं। तो बीच में कोई कब्जा कर ही नहीं पाया था। वापस कब्जा फिर 47 के अंदर ही जाके हुआ था ढंग से, जिसको कब्जा बोलते हैं उसको। अच्छा, ये तो तीनों साइड की बात हो गई। एक एक बात हो गया ना कि भाई भारत पे क्या असर पड़ा, विदेशी शासन आ गया। गोरी के लिए क्या ठीक रहा, राज करना आसान हो गया। पृथ्वीराज चौहान की तरफ से क्या आया कि राजपूतों की जो राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं थी जो अपने पीक पे चली गई थी, अब उनका डिक्लाइन ही होता है। पृथ्वीराज के बाद कोई भी राजपूत राजा दोबारा दिल्ली पर कब्जा नहीं कर पाया था। ये तो पॉलिटिकल चेंजेज है। कैसे चेंजेज है? लेकिन जब भी कोई शासन चेंज होगा तो कल्चरल चेंज भी आएंगे। एक नया शासन आ रहा था, एक नए लोग आ रहे थे। अब तक भारत में भारत के लोग राज कर रहे थे, अब आ रहे थे तुर्क। कौन आ रहे थे? तो तुर्कों की शासन की वजह से भारतीय कला संस्कृति पे कई प्रभाव दिखाई दिए। प्रभाव दोनों प्रकार के हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव। लिखो थोड़ी सी बात। तुर्क शासन की स्थापना के कारण, ड्यू टू फाउंडेशन ऑफ टर्क्स रूल, तुर्क शासन की स्थापना के कारण, ड्यू टू फाउंडेशन ऑफ टर्क्स रूल। अगला पॉइंट 4 नंबर, 4 नंबर। तुर्क शासन की स्थापना के कारण, ड्यू टू फाउंडेशन ऑफ टर्क्स रूल, भारतीय कला व संस्कृति पर सकारात्मक तथा नकारात्मक प्रभाव देखे गए। पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंपैक्ट्स वर सीन ऑन इंडियन आर्ट एंड कल्चर। भारतीय कला व संस्कृति पर सकारात्मक तथा नकारात्मक प्रभाव देखे गए। भारतीय कला व संस्कृति पर सकारात्मक व नकारात्मक प्रभाव देखे गए। पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंपैक्ट्स वर सीन ऑन इंडियन आर्ट एंड कल्चर। भारतीय कला व संस्कृति पर सकारात्मक व नकारात्मक प्रभाव। पहले कौन से पढ़े? सकारात्मक पढ़ेंगे नकारात्मक? सकारात्मक पहले अच्छी बातें करें, फिर करेंगे गंदी बात। तो पहले लिखो सकारात्मक, इसी में ए बी लगा लो, लिख लो सकारात्मक प्रभाव, पॉजिटिव इंपैक्ट्स। पहले कौन से लिखेंगे? अब सकारात्मक। अब इसमें वापस एक दो सब पॉइंट बना लेना इसके ना, 1-2 नंबर लगा लेना। सुनो देखो एक बात, एक बाहर से कल्चर आई, तुर्क मुसलमान थे, वो एक नया धर्म भारत के अंदर आ रहा था। पहले भारत के अंदर जो धर्म बेसिकली मोटे तौर पे कौन सा था? हिंदू। तो अब एक मुसलमानों के हिंदुओं की मिली जुली एक कल्चर आई, जिस कल्चर को हम कहते हैं इंडो इस्लामिक। क्या बोलते हैं?
कि मतलब ऐसी कल्चर जिसके अंदर दोनों तत्व थे, थोड़ी बहुत हिंदू तत्व थे, थोड़े बहुत कैसे तत्व थे, इंडो मतलब हिंदुस्तानी पहले से जो चली आ रही थी, इस्लामिक मतलब जो बाहर से तुर्क लेके आए थे, एक कंबाइंड कल्चर। कैसी कल्चर आई थी, जहां हिंदी में ज्यादा अच्छा शब्द दिखाई देता, वो साझी संस्कृति। कैसी संस्कृति, नहीं कहते भाई ये तो अपना साझा है, दोनों का मिला जुला जो होता, तो कंबाइंड कल्चर आई थी, उसका या कंपोजिट कल्चर ज्यादा अच्छा वर्ड होगा, तो कंपोजिट कल्चर आई थी, उसका नाम क्या, इंडो इस्लाम। एक नई कल्चर आई, और इस कल्चर का प्रभाव सब जगह आया। इस कल्चर का प्रभाव आर्किटेक्चर पर देखने को मिलता है, आर्किटेक्चर में चेंजेस आए। इस कल्चर का इंपैक्ट अपने को लिटरेचर पे देखने को मिलता है, इसका इंपैक्ट अपने को पेंटिंग्स पे देखने को मिलता है, इसका इंपैक्ट अपने को म्यूजिक पे देखने को मिलता है। एक कल्चर में जितने पार्ट हो सकते हैं उन सब पार्ट पे एक कंपोजिट कल्चर आने लगी थी। आई बात समझो, बड़े बड़े हम कहते हैं क्या क्या होती है, आर्किटेक्चर होता है, लिटरेचर होता है, पेंटिंग होती है और म्यूजिक होता है। इसी में एक नंबर लगा के लिखो, सकारात्मक का एक नंबर लिखो। भारत में इंडो इस्लामिक नामक साझी संस्कृति का उदय हुआ, भारत में इंडो इस्लामिक नामक साझी संस्कृति का उदय हुआ। ए कंपोजिट कल्चर नेम्ड इंडो इस्लामिक वॉज इवोल्व्ड, भारत में इंडो इस्लामिक नामक साझी संस्कृति का उदय हुआ। ए कंपोजिट कल्चर नेम्ड इंडो इस्लामिक वॉज इवोल्व्ड, भारत में इंडो इस्लामिक नामक साझी संस्कृति का उदय हुआ। इसी में कंटिन्यू करना, जिसके प्रभाव स्थापत्य कला, साहित्य, चित्रकला तथा संगीत पर देखे गए। जिसके प्रभाव स्थापत्य कला, अरे मैं बोल रहा हूं तो बीरा ठार ठार खावणो तातो खया मुंडो बड़े। जिसके प्रभाव स्थापत्य कला, साहित्य, चित्रकला तथा संगीत पर देखे गए। विच इम्पैक्ट्स वर विजिबल, which impacts were visible on architecture, literature, painting and music. आर्किटेक्चर, लिटरेचर, पेंटिंग एंड म्यूजिक, जिसके प्रभाव स्थापत्य कला, साहित्य, चित्रकला तथा संगीत पर देखे गए। कहां कहां पे देखे गए बताओ, देखे स्थापत्य कला है ना। मैं थोड़ा सा यूं समझाता हूं, लिखना नहीं है ना। जब आप मिडिवल इंडियन हिस्ट्री पढ़ोगे तो आप लिखोगे बाकायदा स्थापत्य कला में क्या क्या बिल्डिंग बनी, क्या क्या नहीं बनी। मैं थोड़ी सी बातें बताता हूं। एक तो क्या हुआ, जितनी भी बिल्डिंग बनी उन बिल्डिंग में दोनों प्रकार के गुण थे, उनमें हिंदू गुण भी थे और उनमें कैसे गुण थे, मुस्लिम। मैं मोटा मोटा बताता हूं। अपने आप घरों में दरवाजे बनाने का तरीका ये होता है, दरवाजा से बनाते हैं। मुसलमानों के दरवाजे से नहीं बनाते थे, ये बाहर से जो तुर्क आए थे ये दरवाजे से नहीं बनाते, ये थोड़े स्टाइलिश दरवाजे बनाया करते थे। अपने वाले इन दरवाजों को बोलते हैं सहतीर। क्या बोलते हैं, लेंटल, लेंटल बोलते हैं, लेंटल हुआ करता था। इनको बोलते थे आर्क मेहराब। क्या बोलते थे, एक तो बड़ा चेंज ये दरवाजों वाला ही चेंज आया था कि पहले अपने लेंटल वाले दरवाजे बनते थे, अब ये दरवाजे कैसे बन लगे, आर्क। अभी तक बनते हैं अपने भारत के अंदर। अपनी राजस्थान की विधानसभा देख लेना, सारे दरवाजे से हैं। तो विधानसभा के चारों तरफ चक्कर काटना, दरवाजे से हैं। और अपने शादी ब्याह में टेंट लगाते हैं, टेंट का मुख्य दरवाजा आज भी नोट कर लेना, टेंट के सबके मुख्य दरवाजे इस प्रकार के बने हुए होंगे। ये तरीका पहले भारत के अंदर नहीं था, पहले भारत में केवल यही तरीका हुआ करता था। और अपने पहले छत है, ये मकान है, छतों पे मंदिर वगैरह बनाते, उन पे बनाते शिखर। क्या बनाते, शिखर बने, इनको बोलते शिखर बोला करते थे। मुसलमानों के आने के बाद में एक नई स्टाइल आई, डोम। क्या बनाने लगे थे, डोम, डोम, गुंबद। क्या बोलते हैं इनको, गुंबद। सिंगल गुंबद होता था, डबल लेयर का गुंबद, जैसे ताजमहल देखते हो, ताजमहल में डबल लेयर गुंबद है, प्याज प्याज जैसा गुंबद बना हुआ एकदम। तो पहले अपने ये जो तिकोने बनाए जाते थे ऊपर से, अब ये ऊपर से कैसे होने लगे थे मकान अपने, गोल गोल होने लग गए थे। तो ये अलग अलग प्रकार, ये स्थापत्य कला में चेंज आ गया। पहले आपका गेट अलग प्रकार का बनता है, अब अलग प्रकार का। पहले आपकी छत अलग प्रकार की, अब अलग प्रकार की छत होती है। ये किसी भी बिल्डिंग के बाहर मीनारें, ये पहले अपने नहीं हुआ करती थी, मीनारों वाला फैशन ही नहीं था अपने। ये मीनारें तुर्कों के आने के बाद में शुरू हुई थी, कि तुर्कों के आने के बाद में मीनारें बनने लग गई थी अपने यहाँ पर। तो स्थापत्य कला के अंदर चेंज आए, चीजें जुड़ गई, चीजें जुड़ गई, वो अपने आप के अंदर क्या है, चेंज। अच्छा, हम कहते हैं दोनों चीजें एक साथ कैसे आ गई। मुसलमानों की बिल्डिंग थी तो उसमें मुसलमानों की विशेषता आती, हिंदुओं की बिल्डिंग थी तो उसमें हिंदुओं की विशेषता आती। हुआ क्या था कि मुसलमान राजा जब नए नए आए थे यहाँ पर, तो उन्होंने नई बिल्डिंग नहीं बनवाई, उन्होंने यहाँ की बिल्डिंग्स को तोड़ तोड़ के दोबारा रिनोवेट करवाया था कि भाई मस्जिद बनानी है तो संस्कृत पाठशाला को तोड़ा। तोड़ने का मतलब दीवारें तो पड़ी रहेगी नीचे वाली, तो ऊपर वाली छत हटा दो और छत हटा के इसका गुंबद बना दो, उस मस्जिद टाइप का सा बना दो। तो अब नीचे से तो उसकी विशेषता कैसी हो गई, हिंदू,
ऊपर से विशेषता क्या होगी? मुस्लिम। तो 2.5 दिन का झोंपड़ा आज ही जाके देख लो, नीचे एकदम दीवारें देख के लगेगा जैसे हिंदुओं की बिल्डिंग है, साखिए बने हुए हैं उसके अंदर, ये तक बने हुए मिले। वो मंदिर था यार, मां सरस्वती का मंदिर था उसके अंदर, वो स्कूल हुआ करती, पूरे कमल वगैरह जो हिंदुओं की विशेषता होती है वो सारी की सारी है। ऊपर से आप देखोगे तो ऊपर से वो कैसा दिखेगा आपको? मस्जिद के जैसा। तो ऐसी खूब सारी बिल्डिंग थी जिनको तोड़ तोड़ के और दोबारा रिनोवेट किया गया था, छतें वगैरह उनकी चेंज की गई, दरवाजे वगैरह उनके चेंज किए गए, तो उनमें हिंदू विशेषता भी दिखाई देती है और मुस्लिम विशेषता भी दिखाई देती है। फिर थोड़े दिनों में जब तुर्क यहाँ पे स्टैब्लिश हो गए तो उन्होंने कहा नहीं बनाएंगे यार, पुराने वाली में क्यों नमाज पढ़े, पुराने वाली को मस्जिद क्यों बनाए, क्यों तोड़े, अपने अपने नई बना लेते हैं अपने। तो उन्होंने नई बनानी शुरू की, पर बनाने वाला मिस्त्री तो इंडियन था, और मिस्त्री वो कौम है जिसको आप कितना भी बता दो कि ऐसे बनाना ऐसे बनाना, बनाता वैसे ही है जैसे उसको आता है या जैसा उसके दिमाग के अंदर है। वो आपकी एक भी बात मानता नहीं है, उसको वही करना होता है जो उसको आता है। उल्टा घरों के अंदर देखते हैं कि मिस्त्री को इंजीनियर से मैप भी ला के दिया, पूरा बताया साहब ये यहाँ ड्राइंग रूम बनाना है, यहाँ किचन होनी चाहिए, यहाँ वॉशरूम होना चाहिए हमारा, पर वो आपके जाने के बाद में पीछे अपने मजदूरों से बात करता तब कहता है 16 साल का एक्सपीरियंस है, ये कल के छोरे कागज में लिख लिख के सिखाएंगे कि मैप कैसे बनता है, इंजीनियर का क्या होता। मैं जानता हूं ना, रसोई यहां सेट नहीं बैठेगी, यहां रसोई होगी तो सिलन आएगी कमरे के अंदर, तो रसोई बाहर की तरफ बनाएंगे अंदर की तरफ, और वो आपको कन्विंस भी कर लेता है फाइनली कि साहब मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है और जैसा मैं कर रहा हूं वैसे आपको बनाना चाहिए। तो इंजीनियर वाले मैप तो फर्जी होते हैं, मिस्त्री करता वैसे है जैसे उसको आता है। तो ये तो एक बड़ी जोरदार बात था। दिल्ली में एक मकबरा, गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा। किसका मकबरा? मकबरे होते थे मुसलमान राजाओं को मरने के बाद जहां दफनाते थे उस जगह को क्या बोला करते थे? मकबरा। उसके ऊपर बिल्डिंग बना देते, मकान बना देते। तो ये तुर्क जो राजा थे ये अपने मरने से पहले अपने मकबरे तैयार करते और कह के जाते अपनी औलाद को भाई मुझे यहां दफनाना, अपनी पहले बिल्डिंग बिल्डिंग पहले से तैयार करवा के जाते। तो गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा है। मकबरा पूरा मुस्लिम विशेषताओं का है कि नीचे उसके अंदर एक झील है, पानी है एकदम, पानी तालाब, कृत्रिम झील बनाई, आर्टिफिशियल लेक बनाई, पानी भरा उसके अंदर, और इसके ऊपर उन्होंने बाद में चबूतरा बनाया। क्या चबूतरा बनाया जाए? इस चबूतरे के ऊपर उन्होंने बिल्डिंग बनाई, बिल्डिंग बाकायदा मीनारें बनाई साइड के अंदर, भाई मीनारों वाला बनाना अपने, ठीक है। अब उसके बाद में इन्होंने अपना बिल्डिंग बनानी शुरू की। दरवाजा वैसा वैसा मेहराब वाला जो दरवाजा होता है वो दरवाजा बनाया, ऊपर जो गुंबद बनाने थे वो गुंबद बनाए, पूरी एकदम मुस्लिम विशेषता है। ऊपर जाते जाते मिस्त्री के भगवान जाने क्या जी में आई, उस मिस्त्री ने ऊपर बनाया कलश, एक बनाया आमलक, आम होता है आम, तो आम जैसी आकृति हुआ करती थी आमलक। ये दोनों हिंदू विशेषता थी। हिंदुओं के मंदिरों में ऊपर कलश बनाए जाते और क्या बनाए जाते? आमलक बनाए जाते। अब वो दोनों बना दिए। अब अपनी किताबों में पढ़ते हैं कि गयासुद्दीन तुगलक के मकबरे में हिंदू विशेषताएं भी दिखाई देती है और मुस्लिम विशेषताएं भी दिखाई देती है। हिंदू विशेषताओं के तहत शीर्ष भाग में सबसे ऊपर कलश बना दिया गया तथा क्या बना दिया गया? आमलक। मुझे लगता है बना क्या दिया, मिस्त्री कर गया अपनी तरफ से, और हो सकता है गयासुद्दीन तुगलक ने तो आग कहा क्या गया, हटाओ इनको, पर उसने कहा सर रुको, 2 मिनट रुको, एक बार पहले आप तो इन मजदूरों से पूछो, बाकी लोगों से पूछो कि फूट रहे लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं। बाकी जनता भारत में वैसी होती है, अपने साहब लग तो फूट रहा है, थू थू देखो बहुत अच्छा है। तुगलक ने कहा कि जब अच्छा ही लग रहा है तो हटाया क्यों जाना चाहिए। तो अपने दोनों विशेषताएं मिल जाती है, हिंदू विशेषता भी मिल जाती है और मुस्लिम, और जिनमें भी दोनों विशेषता, उस कल्चर को बोलते हैं इंडो इस्लामिक। क्या बोलते हैं? स्थापत्य कला समझ में। अच्छा, दूसरी बात है क्या है? साहित्य। तुर्क बाहर से आए थे, इनकी भाषा थी फारसी। भाषा कौन सी थी? अपने यहां पे बड़ी तौर पे भाषा थी खड़ी बोली। क्या बोलते थे? खड़ी बोली हुआ कर, संस्कृत से टूटते टूटते अपने इस क्षेत्र में नॉर्थ इंडिया में जो भाषा थी खड़ी, हिंदी जैसी जैसी सी कुछ, एग्जैक्टली हिंदी नहीं पर हिंदी के जैसी सी कुछ भाषा हुआ, जैसी ब्रिज है अपने ब्रिज वाली भाषा है ना, ऐसा ऐसा कुछ भाषा हुआ करती थी। अब उनको अपने वाली नहीं है, अपने को उनके वाली नहीं है, तो कोई बीच की भाषाएं लानी थी जिनके अंदर थोड़ा बहुत उनका प्रभाव हो, थोड़ा बहुत अपना प्रभाव हो। तो भारत के अंदर एक नई भाषा ही पैदा हुई, उर्दू। उर्दू केवल भारत की भाषा है, भारत के बाहर उर्दू को कोई नहीं जानता। उर्दू को लिखने का तरीका फारसी है, वर्ड सारे हिंदी के हैं। उर्दू के लिखने का जो तरीका हो तो कैसा है? लिखेंगे वैसे लेफ्ट टू राइट, जो उल्टा लिखा जाता वैसे लिखेंगे, वर्ड उसके सारे के सारे हिंदी जैसे हैं। इसलिए हिंदी में आप उर्दू के वर्ड काम में लेते हो, उर्दू के अंदर आप हिंदी के वर्ड काम में लेते हो और आपको पता ही नहीं चलता। आप किसी को कहते हो मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था, इंतजार हिंदी में तो नहीं होता, हिंदी में तो प्रतीक्षा होती है। पर आपने कभी नहीं कहा कि कितनी देर होगी तुम्हारी प्रतीक्षा करते करते, नहीं कहते ना। आज भी आप बोलते तो क्या हो, आप कभी नहीं कहते
कि भाई मैं आज ही आपसे पूछूं, कल जो मैंने बातें बताई थी आपने मानी कि नहीं मानी, और आपको हाँ सर मान ली, और हमने अखबार सुबह नहीं पढ़ा, तो अखबार आपका वर्ड तो नहीं है, आपका वर्ड तो समाचार पत्र है। आपका वर्ड क्या है? आज भी आप अपने किसी दोस्त से पूछते हो तो कहते हो क्या तारीख होगी, तारीख आपका तो नहीं है, आपका तो दिनांक है। आप बोल रहे हो ना। तो इतनी घुल मिल गई भाषा है कि अब अपने को पता ही नहीं चल रहा कि कौन सा वर्ड हिंदी का और कौन सा वर्ड किसका है, उर्दू का। इसलिए कहते हैं कि हिंदी और उर्दू दोनों बहनें हैं, हिंदी और उर्दू दोनों। तो ये हिंदी भी मुसलमानों के आने के बाद विकसित हुई, वरना इस रूप में हिंदी नहीं थी, पहले एक खड़ी बोली वाले रूप के अंदर हुआ करती थी। थोड़े वर्ड उनके है, थोड़े वर्ड इधर से मिले, दो नई भाषाएं आ गई अपने। एक तो आ गई हिंदी, रे कौन सी आ गई, आई बात समझ? तो साहित्य पूरा चेंज हो गया, नई भाषाएं आ गई, नए तरीके से बोलने लग गए, नए तरीके से आप लिखने लग गए। तीसरा कौन सा आपका? संगीत और चित्र। इस्लाम भारत में आने से पहले यह मानता था कि संगीत हराम है, कि यदि किसी ने गीत गा दिया तो कूटेंगे हम, जीभ काट लेंगे, और चित्र बना दिए किसी ने तो और मार पड़ेगी। चित्रकला हराम है और संगीत भी हराम। लेकिन जब भारत के अंदर आए मुसलमान तो उन्होंने देखा कि यहां के लोग संगीत में भी रुचि रखते हैं और चित्रकला में भी रुचि रखते हैं। इसलिए धीरे धीरे मुसलमान जो राजा थे उन्होंने अडॉप्ट करना शुरू किया, और भारत के अंदर उन्होंने संगीत को भी बढ़ावा दिया और चित्रकला को भी बढ़ावा दिया। और एक टाइम आता है जब अकबर कहता है जो चित्रकला को पसंद नहीं करते मैं उनको पसंद नहीं करता। वो एक मुसलमान राजा था, उसके बावजूद उसका कोटेशन क्या है? जो चित्रकला को पसंद नहीं करते मैं। इसका मतलब धीरे धीरे संगीत के अंदर भी अब दोनों प्रकार के, सॉरी, चित्रकला में भी दोनों प्रकार की चीजें आने लगी। और म्यूजिक वाला तो मुझे बड़ा जोरदार लगता है कि भारत में आने से पहले इस्लाम संगीत में विश्वास ही नहीं रखता था, कि संगीत नाम की कोई चीज होनी नहीं चाहिए, गाना बजाना कहीं पर नहीं किया जा सकता। पर भारत में जब आए तब उन्होंने देखा कि भारत में लोग किसी बात पे भी गीत गाते हैं, बिना बात के भी गीत गाते हैं। यहाँ पे कोई ना कोई आदमी कुछ ना कुछ गाता रहता है, और नहीं तो शाम को मंदिर में डली शाम को जाके हरे रामा हरे कृष्णा झूम झूम के और गाते। पूछा राजाओं ने, उन्होंने भी पूछा होगा कि तुम्हें झूम झूम के क्यों गाते हो रे? अपने वाले ने किसी ने कहा कि एंटीना सेट होता है भगवान से, फ्रीक्वेंसी डायरेक्ट मिल जाती है। इसलिए भारत के अंदर जितनी दरगाहें बनी मुसलमानों की उन सब में म्यूजिक है। कव्वालियां, ये दरगाहें केवल भारत के अंदर है, ये कव्वालियों वाला सिस्टम ही भारत के अंदर आया, और सारी कव्वालियों में म्यूजिक आया। मौला मेरे पर्दे चोली मेरी है मोहम्मद, जाए ना दर से तेरे कोई खाली। और मोइनुद्दीन चिश्ती तो कहते हैं कि संगीत अल्लाह से मिलने का माध्यम है। संगीत किससे मिलने का माध्यम है? और एक बार जब मुसलमानों ने भारत में आने के बाद में संगीत एडप्ट किया, तब पता चला कि अल्लाह ने सबसे खूबसूरत कंठ मुसलमानों को दिए हैं। इसलिए भारत में आज भी जितने अच्छे संगीतकार हुए सारे मुसलमान हुए। मोहम्मद रफी साहब देखो, नौशाद देखो, खय्याम देखो, गुलाम अली खान देखो, राहत फतेह अली खान देखो, AR रहमान देखो, सारे के सारे मुसलमान हुए। तो बाद में पता चला कि इसका मतलब इतने दिन तक कोई फिरकी ले रहा था, संगीत हराम है तो हो ही नहीं सकता। और ये तो अब लता जी चले गए, दिवंगत आत्मा के बारे में ऐसी बात क्या ही करनी। बाकी लता जी से भी पहले भारत के अंदर सबसे अच्छी कोई सिंगर हुई थी, वो थी नूरजहां। नूरजहां कौन हुई थी? मतलब नूरजहां से अच्छा महिला सिंगर नहीं देख पाएगा भारत। 47 के विभाजन ने नूरजहां को पाकिस्तान भेज दिया था। यदि नूरजहां भारत की साइड में रही होती तो लता जी शायद इतने फेमस नहीं हो पाते। कि जब तक नूरजहां इधर थी ना, तब तक सारे संगीतकार, सारे फिल्म वाले नूरजहां से गवाया करते थे। कि लता जी की आवाज के लिए शुरू शुरू में ये कहा जाता था कि लता जी की आवाज बहुत पतली है, टाबर जैसी लगती है, गुड़िया जैसी सी लगती है, छोटी लड़की जैसी लगती है। वो जो आवाज में एक वजन होना चाहिए, वो जो कंपन, जो जनाना आवाज को मर्दाना में बदलने वाली सी बात है, वो नूरजहां के अंदर हुआ करती थी। और नूरजहां सन की महिला थी, बड़ी गजब वाली महिला थी नूरजहां। मैं केवल पढ़ाता हूं, धीरे धीरे बोलना पड़ता है, उसके बावजूद पानी हमेशा ही गर्म पीता हूं और ठंडी चीज का हमेशा ध्यान रखता हूं। मुझे लगता है अपने कंठ भी मंगेशकर की तरह ही है। कंठ खराब हो गए तो अपना रोजगार क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। तो पूरा कंठों का ध्यान रखना पड़ता है। नूरजहां के लिए कहा जाता है कि नूरजहां हर गीत गाने से पहले बर्फ खाती थी, बर्फ बर्फ के डले ले लेकिन वो खाया करती। और वो पूछता मैडम ये क्यों खाते हो, तो वो कहती है हमेशा कि इससे मेरा कंठ सही रहता है, वरना मेरे कंठ खराब हो जाते हैं। मगर यार अजीब ही महिला थी। दुनिया में सारे लोग कंठ ठीक रखने के लिए गर्म इस्तेमाल करते हैं, वो किसका इस्तेमाल करती? और बड़ी जोरदार महिला थी। किसी के गाने गाने कार्यक्रम में जाना, उनको जा कहते मैडम हमारे गाने के कार्यक्रम करना, कितने रुपए लोगे? तो उसकी शर्त थी कि रुपए तो तेरे हिसाब से दे लेना, जैसे दे वैसे दे लेना, मेरे मैनेजर से बात कर लो, बता देगा मेरी फीस कितनी है। पर जब मैं गाना गाने बैठूंगी तो जहां मैं गाना गाने बैठूंगी उसके सामने सामने जो लोग बैठे होंगे, जहां तक मेरी नजर जाती है, वो सारे खूबसूरत होने चाहिए। एक भी भूंडी शक्ल का आदमी आया, मैं गीत नहीं गाऊंगी वहां। तो मुझे कई बार लगता है यार थैंक यू नूरजहां पाकिस्तान चली गई, वरना अपने को तो बैठने नहीं देती हो।
वो तुम तो आ ही नहीं सकते यार, निकाल देती यार, शकल तेरी ऐसी, भाग यहां से। तो अपने क्या कर लेते, तो हमारी नूरजहां जोरदारी महिला थी, और नूरजहां वैसे भी दिल फेंक महिला थी। मतलब पाकिस्तान का राष्ट्रपति उसकी गिरफ्त में था। पाकिस्तान 71 का युद्ध तो हारा नूरजहां के चक्कर में, कि याह्या खान और नूरजहां के बीच में प्रेम प्रसंग था बहुत शानदार वाला। उधर बांग्लादेश में पाकिस्तान की सेना हार रही है, याह्या खान को समाचार देना कि सब हार रहे हैं, क्या करें क्या नहीं करें, पर याह्या खान को कमरे में जाके कहे कौन, और भाई कमरे से बाहर निकलने का नाम नहीं ले रहा है। तो नूरजहां के चक्कर में पाकिस्तान युद्ध हार गया था बेचारा, इतना बड़ा सरेंडर करना पड़ गया था उन लोगों को। तो नूरजहां को एक बार किसी पत्रकार ने पूछा, मैडम आपके कितने बॉयफ्रेंड रहे अब तक, कितने अफेयर रहे अब तक, तो पंजाबी बोलती, उसने कहा छड़ परे की करना पहुंच के होने। तो वापस पत्रकार इस मामले में हरामी होते हैं, खोदते रहते हैं ना। तो अगर नहीं नहीं मैम फिर भी बताइए कि कितने अफेयर रहे हैं आपके, तो उसने कहा लैग गिन अफेयर, मैं 1 मिनट बोलूंगी गिन लेके, 1 मिनट बोलती हूँ, जितने गिने जाए उतने गिन लेना। तो वो गिनता है, तो वो बोलती है, नाम बोलती है, तो 1 मिनट जैसे होता है वो चुप हो जाती है। तो कितने हो गए, तो कहता 16। कितने अफेयर हो गए, 16। तो नूरजहां शर्मा कहती ना करते 16 तो हो ही गए, कि कंट्रोल तो मैंने खूब किया था लेकिन फिर भी कितने हो गए। तो नूरजहां थी साहब। तो मुझे तो विभाजन की त्रासदी ये लगती है कि विभाजन हुआ तो नूरजहां उधर चली गई, ना नूरजहां के गाने हम और सुनते यार इस साइड के अंदर रहती। तो संगीत तो पूरा ही मुसलमानों की गिरफ्त में आ गया। तो पता चला कि साहब हिंदू मुस्लिम संस्कृति का सबसे बड़ा असर यह पड़ा कि संगीत भारत के अंदर मुसलमानों द्वारा और ज्यादा विकसित किया गया बाद में। और जितने भी पहले भी पुराने टाइम के संगीतकार रहे, अब के संगीतकार रहे, इस्लाम के लोग खूब सारे आए उसके अंदर। और चित्रकला वाला मैंने बता दिया। तो किन 4 चीजों पर प्रभाव आया बताओ देखे, स्थापत्य कला, संगीत और साहित्य, याद रहेगी बात। अच्छा, एक ये तो है कल्चर पे डायरेक्ट इंपैक्ट है ना। एक धर्म पे प्रभाव आया, आपके रिलीजन पे प्रभाव आया। भारत में 2 नए आंदोलन शुरू होते हैं। एक आंदोलन का नाम है सूफी, एक आंदोलन का नाम है भक्ति। कौन कौन से 2 नए आंदोलन शुरू होते हैं, सूफीजम और भक्ति। क्या है देखो सुनो मेरी बात। इस्लाम भारत में आने से पहले बहुत कट्टर था। मैं अभी बता रहा हूं कि संगीत और चित्रकला तक हराम हुआ करती थी यार, पेंटिंग नहीं बना सकता कोई भी आदमी। भारत में आने के बाद में इस्लाम का एक लिबरल रूप सामने आया। वो जो लिबरल रूप था वो कहीं ना कहीं क्या था, सूफीज्म। यहां आने के बाद पहले सीधा सीधा रूल था, बाहर जहां कहीं राज किया था वहां सीधा सिस्टम था कि मुसलमान राजा के शासन में जितने लोग रहते हैं वो सारे मुसलमान होंगे, इसके अलावा दूसरा कोई रह ही नहीं सकता। यहां आने के बाद देखा कि यहां धर्मांतरण वाली चीज पार ही नहीं पड़ पा रही थी, और यहां पे लोग धर्म चेंज कर ही नहीं रहे थे। तो बाद में यहां पर थोड़ा लिबरल हुआ कि ठीक है आप रह सकते हो लेकिन आपको टैक्स देना पड़ेगा, जजिया। क्या देना पड़ेगा, मुसलमान राजा के शासनकाल में या तो मुस्लिम रहेंगे और नॉन मुस्लिम यदि रहेंगे तो उनको क्या देना पड़ेगा, जजिया देना पड़ेगा। तो इसका मतलब रह तो सकते हैं। अब जब इनके साथ ही रहना है, इनमें ही रहना है, तो बाद में एक लिबरलिज्म आया, एक मिला जुला सा रास्ता आया, जिसके अंदर इस्लाम में हिंदुओं की विशेषताएं घुसने लगी। हिंदुओं का संगीत मुसलमानों की तरफ जाने लगा, और उसे सूफी संत आए। क्या है, और सारी दरगाहों में देख लो संगीत का पालन बहुत अच्छी तरीके से किया जाता है। और अजमेर वाली दरगाह मोइनुद्दीन चिश्ती साहब की दरगाह है, क्या कोई ये कह सकता है कि वो हिंदुओं की है मुसलमानों की है? मुझे लगता है वहां मुसलमानों से ज्यादा हिंदू जाते हैं। पीर बाबा जीते हुए, संत जितने हुए, उनमें किसी ने भी बाद में धार्मिक भेदभाव का पालन नहीं किया। सारे के सारे लोग वहां पर जाते हैं, हिंदू मुस्लिम जैसा वहां पर नहीं है। कि एक मस्जिद को देख के जरूर कोई हिंदू सोच सकता है कि यार मस्जिद मुसलमानों की, मैं क्यों जाऊं, पर दरगाह को देख के ऐसा नहीं सोचता है। पीर बाबा है, पीर बाबा के तो सभी जाते हैं। ये इस्लाम पे हिंदू धर्म का प्रभाव था कि इस्लाम उदार हुआ, और उसकी जो उदार शाखा आई वो शाखा कौन सी थी, उधर हिंदुओं में क्या हुआ। हिंदुओं में एक तो ये जो टाइम था, इस टाइम में कर्मकांड बहुत ज्यादा बढ़ रहे थे। क्या बढ़ रहे थे, रिचुअल्स बहुत ज्यादा बढ़ रहे थे। आपको मंदिर जाना पड़ेगा, चढ़ावा चढ़ाना पड़ेगा, यज्ञ करना पड़ेगा, तो भगवान राजी होंगे, वरना तो भगवान राजी नहीं होंगे। और मंदिर में कौन जा सकता है, कौन नहीं जा सकता है, छुआछूत भेदभाव बड़े उच्चतम स्तर पे पहुंचा हुआ था। पंडित जी मानेंगे तो ही भगवान राजी होगा, पंडित जी नहीं मांगे तो भगवान राजी। भगवान के आपके बीच में बिचौलिए थे। अब आपको मंदिर जाना पड़ेगा, पंडित जी को राजी करना पड़ेगा। एक तो जनता इससे त्रस्त थी। ऊपर एक दूसरी बात हुई, ये बाहर वाले जितने भी राजा है शुरू में इन्होंने भयंकर मंदिर तोड़े। आते जहां मंदिर देखा वहां तोड़ना शुरू किया, क्योंकि ये मूर्ति पूजा करते नहीं थे। तो जहां मूर्तियां देखो उन सारी मूर्तियों को तोड़ दिया जाए। लोग और बेचारे डरे हुए, यार अपने तो मंदिर टूट गए, अपनी संस्कृति खत्म हो गई, अब क्या किया जाए। ऐसे टाइम में हमारे समाज के अंदर कुछ सुधारक निकल के आए। उन सुधारकों ने इन दोनों चीजों का एक हल बताया, और उन्होंने कहा कि भगवान को राजी करने के लिए मंदिर जाने की आवश्यकता ही नहीं। भगवान को राजी करने के लिए मंदिर जाने की आवश्यकता, तो पहले वाली समस्या का हल होता है कि जब मंदिर जाना ही नहीं है तो छुआछूत हो ही नहीं सकती ना। मंदिर में कौन जाएगा और कौन नहीं जाएगा, सवाल ही खत्म हो गया, क्योंकि आपको मंदिर में तो जाना ही नहीं।
फिर कहा हमारी तो मूर्ति तोड़ दी, पूजे किसको? फिर उन्होंने कहा कि साहब भगवान को राजी करने के लिए मूर्ति पूजने की भी आवश्यकता। और अपने जहां कबीर जी जैसे लोगों ने बाकायदा दोहे के कि पत्थर पूजे हरी मिले तो मैं पूजूं पहाड़, ताते तो चाकी बलीन पी सकाए संसार। कि भाटे पूजने से यदि भगवान मिलते हो तो मैं पूरी जलाना डूंगरी पूज दूं। इससे अच्छी तो बाटे की चक्की होती है जिसे पीस पीस के आदमी आटा तो खा लेता है, और इस मूर्ति में कुछ नहीं रखा हुआ। घट घट में भगवान है, कण कण में भगवान है। इसलिए घर पे बैठ के राम 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 करोगे तो भी भगवान आपको मिल जाएंगे। एक नई विचारधारा आई है हमारी, निर्गुण भक्ति। कौन सी भक्ति लेके आए? जिसके अंदर हमें मूर्ति पूजा करने की आवश्यकता नहीं। ये कहीं ना कहीं इस्लाम का प्रभाव था। फिर हमारे समाज सुधारकों ने एक चीज और देखी कि जब इस्लाम में बिना मूर्ति के भी अल्लाह राजी होता है, तो अपने वाला भगवान भी तो बिना मूर्ति के राजी हो सकता है। तो वो जो एक नई परंपरा शुरू हुई थी वो कौन सी थी? इस्लाम पे हिंदू धर्म के प्रभाव से क्या आया? हिंदू धर्म पे इस्लाम के प्रभाव से क्या आया? तो दो नए आंदोलन शुरू हो गए, सूफी आंदोलन और भक्ति आंदोलन, और दोनों ने अच्छा प्रभाव छोड़ा हमारे समाज पे। तो 2 नंबर लिखो, सकारात्मक में 2 नंबर लिखो। भारत में सूफी तथा भक्ति आंदोलन प्रारंभ हुए। सूफी एंड भक्ति मूवमेंट्स वर स्टार्टेड इन इंडिया। भारत में सूफी तथा भक्ति आंदोलन प्रारंभ हुए। भारत में सूफी तथा भक्ति आंदोलन प्रारंभ हुए। सूफी एंड भक्ति मूवमेंट्स वर स्टार्टेड इन इंडिया। तो ये तो 2 अच्छी बात हो गई। एक अच्छी बात हुई कंपोजिट कल्चर आई। कंपोजिट कल्चर कौन सी थी? इंडो इस्लामिक। 2 नए पंथ शुरू हुए, 2 नई विचारधाराएं, आइडियोलॉजी आई। वो आइडियोलॉजी कौन कौन सी थी? सूफी। अब लिखो नकारात्मक, नेगेटिव इंपैक्ट्स, नकारात्मक प्रभाव। नकारात्मक प्रभाव, नेगेटिव इंपैक्ट्स। एक तो सबसे बड़ी बात कि हिंदुओं के मंदिर, दो बड़े चीजें थी अपने यहां पे। या तो हिंदू धर्म था या दूसरा कोई बड़ा धर्म था, तो अपने यहां पे था बौद्ध। कौन था? तो बौद्ध जो मंदिर बनाते उनको बोलते मठ। बौद्धों के जो भी पूजा स्थल हुआ करते थे उनको क्या बोला करते थे? और हिंदुओं के क्या हुआ करते थे? उनके मोनेस्ट्री हुआ करती, अपने टेम्पल्स हुआ करते। ये तोड़े उन्होंने, बहुतायत के अंदर तोड़े थे। तो जब तोड़ेंगे तो कला संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा कि पतन होगा? लिखो, तुर्कों ने हिंदू मंदिरों तथा बौद्ध मठों को तोड़ा। टर्क्स डिमोलिस्ड हिंदू टेम्पल्स एंड बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज। टर्क्स डिमोलिस्ड हिंदू टेम्पल्स एंड बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज। तुर्कों ने हिंदू मंदिरों तथा बौद्ध मठों को तोड़ा। टर्क्स डिमोलिस्ड हिंदू टेम्पल्स एंड बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज। तुर्कों ने हिंदू मंदिरों तथा बौद्ध मठों को तोड़ा, जिससे कला व संस्कृति का पतन हुआ। विच डिक्लाइंड आर्ट एंड कल्चर। जिससे कला व संस्कृति का पतन हुआ। विच डिक्लाइंड आर्ट एंड कल्चर। कि भाई तोड़ोगे कोई ना कोई चीज तो नुकसान ही होगा उससे तो। जिससे कला व संस्कृति का नुकसान हुआ। विच डिक्लाइंड आर्ट एंड कल्चर। अच्छा, हिंदू तो इस हमले को झेल जाल गए। हिंदुओं ने तो फिर भी पार पटक पुटक ली, सामने लड़ लिए, खप गए, मर गए, कोई मंदिर बचा लिया, कोई टूट गया तो टूट गया। बौद्धों के लफड़ा हुआ। बौद्धों का पूरा सिद्धांत ही एक था। कौन सा सिद्धांत था? अहिंसा। और तुर्कों में इसमें नहीं आता था। तुर्कों को आगे आगे बढ़े आया करता था, हिंसा आया करता था। इसलिए बापड़े बौद्धों को तो इतना कूटा है कि 1200 के बाद में बौद्ध खत्म ही हो गए भारत में। क्या विडंबना है कि जो धर्म भारत से शुरू हुआ भारत में नहीं है। पूरा जापान, कोरिया, ताइवान, हांगकांग, चाइना, बर्मा, थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, इन सब के अंदर बौद्ध मिलेंगे, भारत में नहीं है। श्रीलंका, बौद्ध खत्म हो गए भारत से पूरे। तो 1200 ईस्वी के बाद में या तो जो बौद्ध थे वो बेचारे वापस हिंदू बन गए। हिंदुओं ने कहा तुम घर वापसी कर लोगे तो क्या पता बचबुचा जाओ, इधर लड़ू तो। और या बाद में तिब्बत की तरफ भाग गए या मार दिए गए। बौद्धों का नाम लेवा खत्म कर दिया गया था 1200 ईस्वी के बाद में। 2 नंबर लिखो। 1200 ईस्वी के बाद, आफ्टर 12th सेंचुरी एडी, 1200 ईस्वी के बाद आफ्टर 12th सेंचुरी एडी, 1200 ईस्वी के बाद आफ्टर 12th सेंचुरी एडी, बौद्ध संस्कृति भारत से लगभग समाप्त हो गई। बुद्धिस्ट कल्चर वॉज ऑलमोस्ट वेनिस्ड फ्रॉम इंडिया। बौद्ध संस्कृति भारत से लगभग समाप्त हो गई। बुद्धिस्ट कल्चर वॉज ऑलमोस्ट वेनिस्ड फ्रॉम इंडिया। बौद्ध संस्कृति भारत से लगभग समाप्त हो गई। बुद्धिस्ट कल्चर वॉज ऑलमोस्ट वेनिस्ड फ्रॉम इंडिया।
बौद्ध संस्कृति भारत से क्या हो गई थी लगभग, ये स्कूलें सब जगह तोड़ी गई थी, अजमेर में नहीं जितनी जगह पे गई थे वहां तोड़ी गई थी। भारत में उस समय दुनिया का महानतम विश्वविद्यालय हुआ करता था नालंदा, कौन सा था, और बख्तियार खिलजी को एक तिल्ली लगी थी उसको जलाने में। बख्तियार खिलजी वहां गया और बख्तियार खिलजी ने जाके पूरा नालंदा का विश्वविद्यालय जला दिया था। नालंदा विश्वविद्यालय में इतनी किताबें थी, इतनी ज्यादा किताबें थी कि 6 महीने तक नालंदा विश्वविद्यालय की आग बुझी नहीं थी। 6 महीने तक वहां से धुआं निकलता रहा था। सारी किताबों को 1 मिनट के अंदर राख करके चला गया, क्योंकि उनका पढ़ाई लिखाई का दूर दूर तक कोई भी लेना देना। तो लिखो, तुर्कों ने शिक्षा केंद्रों को तोड़ा या विद्या के केंद्रों को तोड़ा। टर्क्स डिस्ट्रॉयड एजुकेशन सेंटर्स, तुर्कों ने शिक्षा के केंद्रों को समाप्त किया, शिक्षा के केंद्रों को तोड़ा। टर्क्स डिस्ट्रॉयड एजुकेशन सेंटर्स, जिससे शिक्षा का पतन हुआ, विच डिक्लाइंड एजुकेशन, जिससे शिक्षा का पतन हुआ, विच डिक्लाइंड एजुकेशन। तो दोनों प्रकार की बातें आई भाई, कुछ अच्छी बातें थी और कुछ क्या थी, बुरी बातें थी। याद रह जाएगा। देखो देखे वापस तराइन युद्ध के प्रभाव देखो क्या क्या, ऊपर से सारे देखना। ऊपर वाले 3 लिखवाए थे वो तो थे पॉलिटिकल, और नीचे वाले जो हमने पॉइंट अलग अलग लगा के लिखे ये सारे कैसे हैं, कल्चरल। पहले वाले हम थे कि शासन में क्या चेंज आया, दूसरे वाले के अंदर है कि कल्चर में क्या चेंज आए। कल्चर के चेंज अच्छे भी हो सकते हैं और बुरे भी हो सकते हैं, तो दोनों प्रकार के चेंज पढ़े हमने। अब कभी मेंस में आपसे 50 शब्दों में 100 शब्दों में लिखवाए, आप लिख सकते हो। को वो कहे 100 वर्ड्स में बताओ कि तराइन युद्ध के बाद के अंदर भारत में क्या प्रभाव दिखाई दे, बता दोगे। कोई 50 में पूछे राजनीतिक बताओ तो केवल राजनीतिक बता देना, केवल सांस्कृतिक बताओ तो केवल सांस्कृतिक बता दो, बता सकते हो, लिखी जा सकती है चीजें। हार के कारण पूछे तो भी लिखे जा सकते हैं। तो दोनों चीजें याद रखना और सारे पॉइंट्स याद रखा करो एग्जैक्टली क्या क्या पॉइंट लिखे हुए दिमाग में 2-4 बार पढ़ पढ़ के याद करने की कोशिश किया करो, तभी साथ साथ के अंदर याद हो जाएगा। हम जो बोलते हैं कि फाउंडेशन बैच है उसका मतलब यही है। ये जो मैंने 2 दिन से ये चीजें लिखवा रहा हूं मैं, ये मेंस की बात है। ये किसकी बात है, और जो नॉर्मली अपन लिखते थे युद्ध इस दिन हुआ था, इसने जीता था, ये उसके अंदर गया था, इसको प्रशासक बनाया था, ये महल मालिया बनवाया, वो सारी बातें कैसी होती है, प्री की, और ये बातें किसकी होती है, मेंस। इसलिए हम इन बैचों को बोलते हैं प्री कम मेंस, कि हम दोनों एक साथ पढ़ाते हैं। प्री की भी चीजें साथ में होती है और मेंस की। कि कई बार स्टूडेंट को लगता है कि सर पहले प्री वाला पढ़ाओगे फिर मेंस वाला पढ़ाओगे, अलग अलग तो कैसे किया जा सकता है, चीजें साथ में आएगी। पृथ्वीराज पढ़ाया तो पृथ्वीराज में प्री की बात क्या हो सकती है और मेंस की बात क्या हो सकती है। ये जो पॉइंट लगा लगा के हम कारण परिणाम प्रभाव जैसी चीजें पढ़ते हैं, ये चीजें क्या होती है, ये बात समझो। तो कौन सा युद्ध है, तराइन। तो तराइन का युद्ध भारत के इतिहास का वोटर साइड है। कि तराइन के युद्ध से पहले भारत का इतिहास और तराइन के युद्ध के बाद का भारत का इतिहास अलग है पूरा। तराइन के युद्ध के पहले एक अलग कंडीशन है, तराइन के युद्ध के बाद की पूरी कंडीशन अलग। मैं लॉकडाउन में जब निकम्मा फ्री बैठा रहता था, यूट्यूब के वीडियो देखता खूब सारे। एक दिन एक पाकिस्तान के चैनल का एक यूट्यूब का वीडियो है हिस्ट्री की डिबेट का, हिस्ट्री की डिबेट चल रही पाकिस्तान की किसी चैनल। मेरे को शायद पाकिस्तान ज्यादा ही अच्छा लगता होगा। मैं मेरा पूरा बचपन ही मतलब पाकिस्तान बॉर्डर पे निकला हुआ है एकदम। मेरे जिस गांव में पापा मेरे टीचर हैं, जिस गांव पापा की पोस्टिंग थी, वो महज पाकिस्तान से 8 किलोमीटर अंदर की तरफ था, बॉर्डर से 8 किलोमीटर अंदर की तरफ था। और वहां हमारे ये आपके एयरटेल और वोडाफोन तो पकड़ते ही नहीं थे, दूरदर्शन ही नहीं पकड़ता था, पीटीवी पकड़ता था, पाकिस्तान टीवी ज्यादा पकड़ लिया करता था। तो मुझे लगता है यार उस चक्कर में अपने अंदर आ गई होगी वैसी बात है कि पाकिस्तान की चीज आती है, अपना दिमाग ज्यादा एक्टिव होता है। तो एक दिन कोई रैंडम वीडियो मेरे सामने आया पाकिस्तान के, एक कोई चैनल, उस चैनल पे डिबेट हो रही, एंकर बैठी है, एक महिला एंकर है, 2 इतिहासकार बुलाए हुए, सोफा वोफों पे इतिहासकार बैठे हैं ढंग से, 5-7 लोग बैठे हुए अपने जैसी जनता बैठी, कपिल शर्मा टाइप का सा शो जिसमें जनता भी हो, वो भी एंकर भी हो और 2-4 लोग भी हो। तो एंकर बैठी है, वो 2 बैठे हैं, इधर जनता दिखा रखी है उसके अंदर। तो वो एंकर कहते, वो इतिहासकार पूछते हैं तो कि आज किस टॉपिक पर बहस होगी। तो वो कहती है, एंकर कहती है कि आज की हमारी बहस का टॉपिक है
तराइन का युद्ध। कौन सा युद्ध? मोहम्मद गोरी। आज का हमारा टॉपिक है मोहम्मद गोरी। और जैसे मोहम्मद गोरी कहता है, वो जो इतिहासकार होता है वो सीट पे थोड़ा सा आगे होता है और कहता है गोरी वो बड़ा जंगजू बंदा सी। जंगजू मतलब जंग लड़ने वाला, योद्धा, वॉरियर। वो बड़ा जंगजू बंदा सी। एंकर कहती है हाँ हम उसी गोरी के बारे में आपसे जानना चाहते हैं, बताइए उन्होंने क्या किया था। तो वापस कहता है कि उन्हें भारत पे 2 अटैक किए। भारत पे कितने आक्रमण किए? 2 अटैक किए थे तरेंदे मैदान से। तराइन बोल, पंजाबी में अक्सर वैसे हो जाएंगे अक्सर आपके, तो तराइन को तरेन हो जाएगा उनका। तरेंदे मैदान से 2 हमले किए। उधर भारत दा राजा सी, हिंदुस्तान दा राजा सी पृथ्वीराज। ते पृथ्वीराज ने पहले युद्ध से, पहले हमले से ओनू हराता, और हराता कि मारिया ओनू। ते गोरी आ गया, मुड़ के आ गया। पर एतकी जदों गोरी हार के आया, गोरी ने सौं पाई, मतलब गोरी ने कसम खाई कि जदों तक मैं जितना नहीं, मैं मेरे लीड़े नहीं तारने, कि मैं मेरे कपड़े नहीं उतारूंगा, जब तक मैं जीतूंगा नहीं मैं मेरे कपड़े नहीं। तो वो एंकर वापस कहती है कि फिर किन्ने चर बाद जीत्या हो? तो वो कहता 6 महीने लग गए सी, कि मतलब 6 महीने लग गए थे। तो वो वापस कहते भाई 6 महीने लीड़े नहीं तारे उन्हें, 6 महीने तक कपड़े नहीं उतारे। तो इतिहासकार वापस कहते ना ना, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੀੜੇ ਪਾ ਰੱਖੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਰ लीड़े पौंदा। तो उधर जो जनता बैठी है ना, उधर एक महिला है, वो महिला कहती है कि फिर तो 6 महीने से गोरी पटिंडा बन गया हो। 180 कपड़े पहन के तो गोरी खुद ही बठिंडा बन गया होगा। भाई बठिंडे पे कब्जा करने जा रहा था, खुद ही बठिंडा बन के घूम रहा होगा वो तो फिर वो आगे क्या हुआ? तो फिर एतकी हो गया, एतकियों ने जाके पृथ्वीराज नू हराता, ओनू फड़ लिया, तो फड़ के ओनू मारता। फिर वो बोलता, उसमें एक लाइन बोलता है कि ओ दिन सी ते अज दा दिन है। वो 1192 दा साल सी, वो तरेन दा मैदान सी, गोरी जित गया सी, पृथ्वीराज हार गया सी। वो तारीख भारत नू ते पाकिस्तान नू दोनों नू आज भी प्रभावित करती है। तो एंकर पूछती आज भी, मतलब भारत पाकिस्तान तराइन के युद्ध से प्रभावित हो रहे? वो कहता पूरा। फिर तेनू पता ही नहीं, ओ हिंदुस्तान वाला ने एक मिसाइल बना ली सी, मिसाइल बना ली सी, ना रखा ओदा पृथ्वी, अपने एक मिसाइल है पृथ्वी। ते पाकिस्तान वालों पता लग गया कि भारत वाला ने मिसाइल बना ली, मिसाइल का ना रखा पृथ्वी, असी मिसाइल बनाई गोरी कि पृथ्वी से कौन लड़ेगा? तो पाकिस्तान की मिसाइल का नाम क्या है? गोरी। मैं इस बुंगल को समझाओ, हमारे वाला पृथ्वी, पृथ्वीराज चौहान नहीं है, अपने तो वो है पृथ्वी, आकाश, नाग, त्रिशूल वैसे है। अच्छा हमको अपने पृथ्वी बनाई तो उन्होंने समझा कि पृथ्वी बना ली, चलो पृथ्वी से किसको लड़ाए? तो गोरी को लड़ा दो। यार पाकिस्तान मजाकिया देश तो है वास्तव में। ये देश कैसे चल रहा है भगवान जाने, भगवान। इनका इतिहासकार कह रहा है उन्होंने बनाई पृथ्वी, असी बना ली गोरी। ठीक है यार, तुम तो तराइन का युद्ध आज भी प्रभावित कर रहा है भाई अपने को। लिखो पृथ्वीराज की सांस्कृतिक उपलब्धियां। क्या राजस्थान में है? तो बच गए थोड़ी बहुत। ये बौद्धों वाले मठ नहीं है, ये जो मठ है ये तो हिंदुओं के मठ है। लिखो आगे, लिखो पृथ्वीराज की सांस्कृतिक उपलब्धियां। ये हो गया, प्रभाव हो गया। थोड़ा नेक्स्ट अलग लाइन चेंज कर लिखो, पृथ्वीराज की सांस्कृतिक उपलब्धियां, कल्चरल अचीवमेंट्स ऑफ पृथ्वीराज। पृथ्वीराज की सांस्कृतिक उपलब्धियां, कल्चरल अचीवमेंट्स ऑफ पृथ्वीराज। अच्छा, पृथ्वीराज ने एक अलग से पूरा डिपार्टमेंट बनाया था आर्ट एंड कल्चर। कौन सा डिपार्टमेंट बनाया? कला एवं संस्कृति विभाग अलग से बनाया। और इस विभाग का जो मंत्री था ना, उस मंत्री का नाम था पद्मनाभ। क्या नाम था? तो उस टाइम ये बहुत बड़ी घटना थी कि कोई राजा एक अलग से पूरा मंत्रालय बना दे, किस बात को लेके? कला और संस्कृति। लिखो कला एवं संस्कृति विभाग की स्थापना की। ही सेट अप आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट। कला एवं संस्कृति विभाग की स्थापना की। ही सेट अप आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट। ही सेट अप आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट। कला एवं संस्कृति विभाग की स्थापना की। ही सेट अप आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट। लिख लो मंत्री पद्मनाभ। मिनिस्टर कौन था इसका? आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट जो था इसका मिनिस्टर कौन था? पद्मनाभ। मंत्री मिनिस्टर पद्मनाभ। तो कोई पूछेगा भाई पृथ्वीराज ने जो आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट बनाया था उसका मिनिस्टर किसको बनाया था? इसने दिल्ली पे कब्जा कर लिया था, दिल्ली राजधानी थी, तो दिल्ली के पास में इसने किला बनाया था, उस किले का नाम था पिथौरागढ़।
किले का नाम क्या था? लिख लो, पिथौरागढ़ किले का निर्माण करवाया गया। पिथौरागढ़ फोर्ट वॉज कंस्ट्रक्टेड। दिल्ली के पास में ही है, तो कोष्टक में दिल्ली लिख लेना बोले। पिथौरागढ़ किले का निर्माण करवाया गया। पिथौरागढ़ फोर्ट वॉज कंस्ट्रक्टेड। कौन सा किला बनाया गया था? पिथौरागढ़ किला बनाया गया दिल्ली के पास में। अच्छा, अब लिखो आपके दरबारी विद्वान, कोर्ट स्कॉलर्स। एक बंदे का नाम तो हम कई दिन से पढ़ ही रहे हैं, चंद बरदाई। ऐसा कहा जाता है कि चंद बरदाई का एक नाम और मिलता है अपने को, पृथ्वी भट्ट। क्या मिलता है? तो लिख लेना भाई, पृथ्वी भट्ट भी इसी बंदे का नाम है। और बुक अपनी पढ़ी हुई है पृथ्वीराज। एक बंदा था जयानक। राइटर कौन है? एक कश्मीरी ब्राह्मण था जयानक, और जयानक ने एक बुक लिखी जिस बुक को हम 3-4 बार पढ़ चुके हैं, बार बार, पृथ्वीराज विजय। कौन सी बुक है? पढ़ी है ना हमने, कि पृथ्वीराज विजय के अंदर चौहानों को क्या बताया गया? सूर्यवंशी बताया गया। पृथ्वीराज विजय के अनुसार गोविंद थर्ड की उपाधि क्या है? और आपके उसकी विग्रह चतुर्थ की उपाधि क्या? कवि बंधु। बताया था मैंने, पृथ्वीराज विजय के अनुसार है। वैसे क्या कर रहे हो फिर? तीन चार के केवल नाम नाम लिख लो इनके। चार नाम लिख लेना, दो तो राइटर की किताब है, चार केवल नाम नाम है। मुझे याद है एक बार ये क्वेश्चन था, वागीश्वर, जनार्दन, विद्यापति गौड़, विश्वरूप और आशाधर किस राजा के दरबार में थे? किस राजा के दरबार में? पृथ्वीराज चौहान के दरबार। नाम बोलो देखे, चंद बरदाई का एक नाम और क्या है? पृथ्वी भट्ट। बुक का नाम क्या है? पृथ्वीराज राजो। और जयानक की बुक कौन सी है? पृथ्वीराज विजय। और इन चारों के नाम बोलो देखे, वागीश्वर, जनार्दन, विद्यापति गौड़, विश्वरूप। ट्रिपल वी, तीन तो वी 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 है। वागीश्वर, जनार्दन, विद्यापति गौड़ और विश्वरूप। बोलो देखिए तीनों के नाम। एक नाम और याद रखना है, ऊपर वाले दो तो याद रह जाएंगे, दोनों किताबें इतनी बार पढ़ ली हमने। पृथ्वीराज विजय तो नाम याद ही, उसका राइटर का नाम भी याद हो जाएगा आपके ध्यान। पर ये एक बार सवाल पूछा हुआ है, पुराने सवालों की पूछने की संभावना वापस रहती है, कोई रिपीट कर दे तो कोई पूछ ले, वागीश्वर, जनार्दन, विश्वरूप और विद्यापति गौड़ आदि किस राजा के दरबार में थे? किस राजा के दरबार में थे? आगे से हम लिखो, पृथ्वीराज चौहान की उपाधियां, टाइटल्स ऑफ पृथ्वीराज चौहान। दो उपाधियां आपके, राय पिथौरा और दल पुंगल। क्या क्या उपाधियां बताओ देखे? राय पिथौरा और दल। कौन सा किला बनवाया था इसने? पिथौरागढ़। राय का मतलब होता है राजा, पिथौरा का राजा था वो, इसलिए नाम क्या हो गया? राय पिथौरा। दल का मतलब होता है सेना। दल का मतलब क्या होता है? पुंगल का मतलब होता है जीतने वाला, विजेता, विक्टर, सेनाओं को जीतने वाला। उसने युद्ध जीते, सेनाएं जीती, इसलिए नाम क्या पड़ गया? दल पुंगल। उसने पिथौरागढ़ का किला बनवाया, इसलिए नाम क्या पड़ गया? बात समझे? सेनाओं को जी विक्टर ऑफ आपके वो युद्ध या बैटल्स, सेनाओं को जीतने वाला, युद्धों को जीतने वाला तो क्या कहलाएगा? दल पुंगल। और पिथौरागढ़ को बनाने वाला राजा क्या कहलाएगा?
ये पहले हम पढ़ रहे थे वो पृथ्वीराज चौहान की राजनीतिक उपलब्धियां थी। अब लास्ट में जो हमने पढ़ी वो पृथ्वीराज चौहान की सांस्कृतिक उपलब्धियां थी। अब एक नया पैराग्राफ लिखो, लिखो पृथ्वीराज चौहान का मूल्यांकन, इवोल्यूशन ऑफ पृथ्वीराज चौहान, इवोल्यूशन ऑफ पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान का मूल्यांकन। पृथ्वीराज चौहान का मूल्यांकन, इवोल्यूशन ऑफ पृथ्वीराज चौहान। देखो पृथ्वीराज चौहान पे दो आरोप लगाए जाते हैं, दो एलिगेशन है उस पे। क्या एलिगेशन है? एक एलिगेशन तो यह है कि वो इमेच्योर कमांडर था। कैसा कमांडर था? इमेच्योर कमांडर था, अपरिपक्व सेनापति। कैसा सेनापति है? एक आरोप यह लगाया जाता है कि वो राजा भी यार ज्यादा दूर की सोचने वाला राजा नहीं था, अदूरदर्शी राजा था। कैसा राजा था? अदूरदर्शी राजा था, शॉर्ट साइटेडनेस। एक तो कोई बंदा होता है आगे तक की सोचता है, विजनरी बंदा होता है, तो वो कुल मिला के विजनरी आदमी नहीं था। दो आरोप लगाए जाते हैं, दो एलिगेशन। क्या क्या एलिगेशन बताओ देखिए। सेनापति कैसा था? अपरिपक्व है। और राजा कैसा था? कोई पूछे आरोप लगाने वालों से कि भाई क्यों तुम ऐसा क्यों कहते हो, इतिहासकारों से पूछा गया तो भाई तुमने ऐसा क्यों कहा कि अपरिपक्व सेनापति था, अदूरदर्शी राजा था? उनका दिख ही रहा है साफ साफ, अपरिपक्व था तभी तो हार गया, युद्ध के अंदर हार जाता वो। और वो ध्यान नहीं देता, वो गोरी की बातें मान लेता है। गोरी ने उसको कहा कि भाई मैं थोड़े टाइम तक और बैठना चाहता हूं, उसने उसको बैठने दिया था यहाँ पे। उसने भागती हुई सेना पर आक्रमण नहीं किया था। तराइन के दूसरे युद्ध के लिए उसको क्या दे दिया था? टाइम दे दिया था। तो अपने आप में क्या दिखाई देती है? उसकी अपरिपक्वता दिखाई देती, अदूरदर्शी। यदि थोड़ा बहुत भी आगे की सोचने वाला होता तो गोरी को जब पहले युद्ध के बाद पकड़ लिया था तो पकड़ के मार देता, क्यों छोड़ दिया उसको? और उसको छोड़ दिया, इस चक्कर में दोबारा क्या हो गया था? अटैक हो गया था। पर हम बाद में इस एलिगेशन के जवाब देते हैं और हम कहते हैं कि साहब तराइन के दूसरे युद्ध से पहले पृथ्वीराज चौहान किसी भी युद्ध के अंदर हारा, इसलिए कोई एक पेपर में फेल हो जाए तो उसको अपरिपक्व नहीं कहते। उसने उससे पहले सारे पेपर पास किए थे। और वो जो तराइन का दूसरा युद्ध था वो भी युद्ध नहीं था, वो विश्वासघात था। वरना इसी गोरी को उसने तराइन के पहले युद्ध में अपने इन्हीं हथियारों से, अपने इन्हीं हाथियों से मारा था उसने। अब भले हम कितनी कमियां गिनाई कि उनके पास घोड़े थे, इनके पास हाथी थे, उनके भारी हथियार थे, इनके हल्के हथियार थे। साल भर पहले ये कहां थे? साल भर पहले सेम कंडीशन थी ना, और गोरी को ढंग से हरा दिया था। और गोरी को ही नहीं, आसपास के बाकी राजाओं को भी वो इसी टेक्निक से हरा रहा था। इसका मतलब उसको एक युद्ध में हार के आधार पर अपरिपक्व सेनापति। जहां तक बात है कि उसने दुश्मन की भागती हुई सेना पर आक्रमण क्यों नहीं किया, या उसने माफी मांगने पर दुश्मन को छोड़ क्यों दिया, तो ये उसकी गलतियां नहीं है, ये भारतीय संस्कृति के आदर्श थे। ये कहते भारतीय संस्कृति के, किसी भी कल्चर के, किसी भी सभ्यता के, किसी भी सिविलाइजेशन के कुछ गोल होते हैं, कुछ आइडियल्स होते हैं, और कोई भी आदमी उन वैल्यूज को मान के जिंदा रहता है, कोई भी आदमी उस वैल्यूज को मान के अपने जीवन को जीता है। उस समय की भारतीय संस्कृति कहती है कि दुश्मन की भागती हुई सेना पर आक्रमण नहीं किया जाना चाहिए। दुश्मन यदि माफी मांग ले तो उसको मारा नहीं जाना चाहिए, बल्कि उसे छोड़ दिया जाना चाहिए। तो यदि पृथ्वीराज चौहान ने भी ये बातें की थी तो ये उसकी गलती नहीं है वैसा, ये भारतीय संस्कृति का आदर्श था। और मैं कहता हूं यदि पृथ्वीराज चौहान तराइन के पहले युद्ध के बाद भागती हुई गोरी की सेना को पकड़ के मार देता, या गोरी को पकड़ के मार देता, हम पृथ्वीराज चौहान का नाम ही नहीं जानते इतिहास में। हमारे इतिहासकार, उस टाइम के इतिहासकार ही पृथ्वीराज चौहान को इतना बेलखना बेलखना बताते कि हद नहीं है। आज यदि वो बंदा हार गया था, उसके बावजूद बच्चा बच्चा जानता उसको। आपने जब तक हिस्ट्री नहीं पढ़ी थी, इस क्लास में नहीं आए थे, गोविंद थर्ड का नाम ही सुना था क्या? पृथ्वीराज चौहान का सुना हुआ था। और आज भी क्लास से जो बाहर बैठे हुए, जो नहीं पढ़ता, गांव का कोई अनपढ़ आदमी भी है, वो भी विग्राज सेकंड को तो नहीं जानता। आप जाके उसको अजमेर के चौहानों का स्वर्ण काल किसका टाइम है बता दे, जानता है विग्राज चतुर्थ को? पर आप यूं ही पूछ लोगे ना उससे कि भारत में बड़ा राजा कौन हुआ था, बता दे, वो पृथ्वीराज चौहान था। जानते हैं उस आदमी को? इसका मतलब उस बंदे ने अपने वैल्यूज का पालन किया था, और कर्तव्यों का पालन करने वाले लोगों को, मूल्यों का पालन करने वाले लोगों को अदूरदर्शी नहीं कहते, वो उस समय की सभ्यता को नाप रहे थे। आप आज का फीता लेके पुराने टाइम की दीवार को नहीं नाप सकते। पुराने टाइम की दीवार नापनी है तो फीता भी उस टाइम का लेना पड़ेगा, और पुराने टाइम का फीता ये कहता है कि साहब भागती हुई दुश्मन की सेना पर आक्रमण नहीं करना चाहिए, माफी मांगने पर दुश्मन को छोड़ देना चाहिए। आई बात समझ में? लिखो, पृथ्वीराज चौहान पर अपरिपक्व सेनापति तथा अदूरदर्शी राजा होने का आरोप लगाया जाता है।
पृथ्वीराज चौहान इज एक्यूज्ड, पृथ्वीराज चौहान इज एक्यूज्ड फॉर बीइंग immature commander and short-sightedness king. पृथ्वीराज चौहान is accused for being immature commander and short-sightedness king. पृथ्वीराज चौहान पर अपरिपक्व सेनापति तथा अदूरदर्शी राजा होने का आरोप लगाया जाता है। पृथ्वीराज चौहान पर अपरिपक्व सेनापति तथा अदूरदर्शी राजा होने का आरोप लगाया जाता है। पृथ्वीराज चौहान is accused for being immature commander and short-sightedness king. For being immature commander and short-sightedness king. अपरिपक्व सेनापति तथा अदूरदर्शी राजा होने का आरोप लगाया जाता है, लेकिन उसे इन आरोपों से मुक्त किया जा सकता है, लेकिन उसे इन आरोपों से मुक्त किया जा सकता है। बट ही कैन बी रिलीज्ड फ्रॉम दीज एलिगेशंस, लेकिन उसे इन आरोपों से मुक्त किया जा सकता है। बट ही कैन बी रिलीज्ड फ्रॉम दीज एलिगेशंस, लेकिन उसे इन आरोपों से मुक्त किया जा सकता है। बट ही कैन बी रिलीज्ड फ्रॉम दीज एलिगेशंस, उसे इन आरोपों से क्या किया जा सकता है? लाइन चेंज करके लिखना। तराइन के दूसरे युद्ध से पहले, बिफोर सेकंड बैटल ऑफ टेरन, तराइन के दूसरे युद्ध से पहले, नहीं लिखा आपने? फ्रॉम दीज एलिगेशंस, बस खत्म हो गई। अगला सेंटेंस लिखो। क्या बोला हिंदी में, क्या बोला उन्होंने? हाँ, तराइन के दूसरे युद्ध से पहले, बिफोर सेकंड बैटल ऑफ टेरन, तराइन के दूसरे युद्ध से पहले, बिफोर सेकंड बैटल ऑफ टेरन, उसने किसी भी युद्ध में हार का सामना नहीं किया था। He was not defeated in any battle. He was not defeated in any battle. उसने किसी भी युद्ध में हार का सामना नहीं किया था। He was not defeated in any battle. उसने किसी भी युद्ध में हार का सामना नहीं किया था। He was not defeated in any battle. अतः उसे अपरिपक्व सेनापति नहीं कहा जा सकता। So he can't be called as immature commander. So he can't be called as immature commander. अतः उसे अपरिपक्व सेनापति नहीं कहा जा सकता। So he can't be called as immature commander. अतः उसे अपरिपक्व सेनापति नहीं कहा जा सकता। अपरिपक्व सेनापति, he can't be called as immature commander. फिर लाइन चेंज करके लिखो। दुश्मन की भागती हुई सेना पर आक्रमण नहीं करना, नॉट अटैकिंग ऑन रिट्रीटिंग आर्मी ऑफ एनिमी। दुश्मन की भागती हुई सेना पर आक्रमण नहीं करना, नॉट अटैकिंग ऑन रिट्रीटिंग आर्मी ऑफ एनिमी। रिट्रीटिंग आर्मी ऑफ एनिमी, दुश्मन की भागती हुई सेना पर आक्रमण नहीं करना, नॉट अटैकिंग ऑन रिट्रीटिंग आर्मी ऑफ एनिमी। तथा माफी मांगने पर दुश्मन को छोड़ देना, तथा माफी मांगने पर दुश्मन को छोड़ देना। एंड पार्डनिंग एंड अपोलोजाइजिंग एनिमी, एंड पार्डनिंग एंड अपोलोजाइजिंग एनिमी, पार्डन माफ कर देना, एंड पार्डनिंग एंड अपोलोजाइजिंग एनिमी, तथा माफी मांगने पर दुश्मन को छोड़ देना। उस समय की भारतीय संस्कृति के आदर्श थे, वर आइडियल्स ऑफ इंडियन कल्चर ऑफ दैट एरा। उस समय की भारतीय संस्कृति के आदर्श थे, वर आइडियल्स ऑफ इंडियन कल्चर ऑफ दैट एरा। वर आइडियल्स ऑफ इंडियन कल्चर ऑफ दैट एरा। उस समय की भारतीय संस्कृति के आदर्श थे, वर आइडियल्स ऑफ इंडियन कल्चर ऑफ दैट एरा। तथा पृथ्वीराज चौहान भी इन्हीं आदर्शों का पालन कर रहा था। एंड पृथ्वीराज चौहान वॉज ऑल्सो फॉलोइंग दीज आइडियल्स ओनली। तथा पृथ्वीराज चौहान भी इन्हीं आदर्शों का पालन कर रहा था। एंड पृथ्वीराज चौहान वॉज ऑल्सो फॉलोइंग दीज आइडियल्स ओनली। तथा पृथ्वीराज चौहान भी इन्हीं आदर्शों का पालन कर रहा था। एंड पृथ्वीराज चौहान वॉज ऑल्सो फॉलोइंग दीज आइडियल्स ओनली। फिर लाइन चेंज करके लिखो। हालांकि उसकी हार ने, ऑल्दो हिज डिफीट, हालांकि उसकी हार ने, ऑल्दो हिज डिफीट, हालांकि उसकी हार ने भारत की गुलामी का मार्ग प्रशस्त कर दिया था। भारत की गुलामी का मार्ग प्रशस्त कर दिया था। पेव्ड द रूट फॉर स्लेवरी ऑफ इंडिया, पेव्ड द रूट फॉर स्लेवरी ऑफ इंडिया। भारत की गुलामी का मार्ग प्रशस्त कर दिया था। पेव्ड द रूट फॉर स्लेवरी ऑफ इंडिया।
भारत की गुलामी का मार्ग प्रशस्त कर दिया था। लेकिन फिर भी बट स्टिल मध्यकालीन भारतीय इतिहास में इन मिडिवल इंडियन हिस्ट्री उसके महत्व को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। हिज इंपॉर्टेंस कांट बी इग्नोर्ड। उसके महत्व को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। हिज इंपॉर्टेंस कांट बी इग्नोर्ड। उसके महत्व को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। हिज इंपॉर्टेंस कांट बी इग्नोर्ड। पढ़ो, देखिए इस पैराग्राफ को एक बार वापस पढ़ो। क्या दो एलिगेशन लगाए जाते हैं, बताओ देखिए दोबारा। अपरिपक्व सेनापति था, दूरदर्शी। अपरिपक्व सेनापति क्यों साहब हार गया? लड़ना तो आता नहीं था, युद्ध ढंग का आता नहीं था, इसलिए क्या हुआ? हार गया। पर हम कहते हैं नहीं साहब, इस युद्ध से पहले जितने युद्ध हुए थे सबके अंदर वो जीता था, इसलिए एक युद्ध के आधार पर तो उसे अपरिपक्व नहीं कहा जा सकता। अच्छा, अदूरदर्शी क्यों कहते हो? कि साहब भागती हुई सेना पर आक्रमण नहीं किया, माफी मांगने पर दुश्मन को छोड़ दिया। थोड़ा सा आगे की सोचता तो उसके दिमाग में आता कि यार भाग रही है, अभी मार लू, कमजोर को मार लू इनको। थोड़ा सा विजनरी होता तो ये सोचता कि यार ये अभी पैरों के अंदर पड़ा हुआ है, मार देते हैं वरना दोबारा आएगा। पर बंदे नेता दिमाग ही नहीं लगा यार, आगे की सोच ही नहीं रहा था, तो भागती हुई सेना को भी छोड़ दिया और माफी मांगने पर गोरी को भी छोड़ दिया। हम कहते हैं ये उसकी गलती थोड़ी है भाई साहब, ये उस समय की भारतीय संस्कृति के आदर्श थे। किसी भी संस्कृति के, किसी भी कल्चर के सोशल वैल्यूज होती है, और उस समय की सोशल वैल्यूज भारत में ये कहती थी कि भागती हुई दुश्मन की सेना पर आक्रमण नहीं करना चाहिए। उस समय की सोशल वैल्यूज ये कहती थी कि माफी मांगने पर दुश्मन को, आज आप कहते हो कि येन केन प्रकारेण साम दाम दंड भेद जीत मिलनी चाहिए। कैसे मिले? मार के मिले, मर के मिले, जैसे मिले वैसे जीत मिल जाए। पहले वाले टाइम के अंदर आज जैसी बातें नहीं की जाती थी, तो उस समय की वैल्यूज अलग थी, आज की वैल्यूज अलग है। वो अपने टाइम की वैल्यूज को मान रहा था, और हम इस बात को क्यों भूलते हैं कि वो 26 साल में तो मर ही गया था। कितने साल में तो मर ही गया था वो। जिस आदमी को आप 3 दिन से पढ़ रहे हो उसका जीवन 26 साल का ही था। आप 26 में तो सोचा है कि फ्री देंगे, तब तक तो लड़ गया था और मर गया था। जितने काम करने थे वो कर। 1166 में जन्म है, आप 77 में करे हो, राजा बना है, 11 साल का राजा बना है। तो कब राजा बना है वो, सॉरी जन्म कब हुआ होगा? 1166। 92 में मर गया हो, तराइन के दूसरे युद्ध के बाद। कितने साल का जीवन है? मात्र 26 साल का तो जीवन है। एक 26 साल के युवा को भारत का बच्चा उसके जन्म के या उसके मरने के 800 साल बाद भी जान रहा है। इसका मतलब उस आदमी को अलग तो किए थे, वरना लोगों से परदादे का नाम याद नहीं है। 4 पीढ़ी पहले वालों का नाम पूछा जाए ना अपने से, अब 4 पीढ़ी पहले कौन थे, अपने को सोचना पड़ता 2 बार कि कौन हो गया था, कौन आए थे उस टाइम के अंदर, वो याद नहीं आते हैं। 800 साल बाद में भी भारत में किसी आदमी को याद करने के लिए हिस्ट्री पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इसका मतलब उस आदमी पे लगेगा आरोप तो। और फिर वही बात कि आप आगे सोशियोलॉजी पढ़ोगे, जब आप पढ़ोगे कि सामाजिक मूल्य, सोशल वैल्यूज गतिशील होते हैं। कैसे होते हैं? मोबाइल चलते रहते हैं, एक जगह स्थिर नहीं रहते। उस समय के सामाजिक मूल्य अलग रहे होंगे, आज के सामाजिक मूल्य अलग। सामाजिक मूल्य देश काल परिस्थितियों के अनुरूप होते हैं। टाइम और कंडीशन, जो उस टाइम की टाइम कंडीशन थी, उस टाइम के सामाजिक मूल्य अलग थे। आज की जो टाइम कंडीशन है, आज के सामाजिक मूल्य अलग। आज का हमारा समाज का एक सामाजिक मूल्य है कि माता पिता की सेवा करनी चाहिए, है। आज के टाइम में यदि कोई माता पिता की सेवा नहीं करता तो अपने कहते हैं बुरा आदमी, और अगर सेवा करता है तो अपने उसको क्या कहते हैं? अच्छा आदमी। मैं कहता हूं ये जितनी वेस्टर्नाइजेशन हो रहा है सोसाइटी का, वेस्टर्न सोसाइटी जैसे जैसे हावी होती जाएगी वैसे वैसे ये ज्वाइंट फैमिली वाला कंसेप्ट ही खत्म हो जाएगा। वैसे ज्वाइंट फैमिली जिसको अपने पहले बोलते थे वो तो खत्म ही हो गई, न्यूक्लियर फैमिली आने लग गई, और थोड़े दिन में पूरी न्यूक्लियर फैमिली आएगी। और तब माता पिता अलग रहेंगे और बच्चे अलग रहेंगे, माता पिता और बच्चे साथ में नहीं रहेंगे। यूरोप में वहां नहीं रहते, वहां इस प्रकार का कंसेप्ट ही नहीं होता, वहां बच्चे अलग रहते हैं, मम्मी पापा अलग रहते हैं। तो आज के 3 पीढ़ी बाद में, आज के 100 साल बाद में यदि कोई बच्चे अलग रहेंगे, मम्मी पापा अलग रहेंगे, तो क्या उन बच्चों को अपने पर यह कह के हंसने का अधिकार है कि यार 3 पीढ़ी पहले वाले तो साथ में रहते थे, कितने मूर्ख लोग थे, वहीं मम्मी पापा बैठे वहीं खुद बैठे हुए? नहीं हंस सकते, क्योंकि हमारे सामाजिक मूल्य अलग है, उनके सामाजिक मूल्य अलग। वो दिलीप सर बताते रहते हैं, तो रसिया गए थे, रसिया में जो गाइड था तो उस गाइड ने यूं कहा कि यार मेरा जो घर है ना वो बड़ा छोटा है,
कैसे, कितने लोग रहते हो घर में? उसने कहा 4, मैं, मेरी वाइफ, मेरा बेटा और बेटी। पर यार घर थोड़ा छोटा पड़ रहा है हमारे, तो इतना बड़ा घर नहीं है। तो यार और बना ले, तू तो पैसे वैसे कमाता है यार, गाइड वाइड और बना ले। पर उसने कहा यार थोड़े दिन का एक दुख है, फिर मेरी बेटी 16 साल की होने वाली है। तो उनके दिमाग में मतलब 16 साल को ब्याह कर दोगे? उसने कहा नहीं, ब्याह का किसने कहा। तो फिर 16 साल के होने के बाद कि वो घर छोड़ के चली जाएगी, तो कहां जाएगी, उसकी मर्जी। फिर हमारे साथ क्यों रहेगी वो? लिव इन में रहना लिव इन में रहेगी, किसी पीजी में रहना तो पीजी के अंदर रहेगी, जहां रहना वहां रहेगी। तो तुम्हारे पास आ जाएगी कभी मन होगा तो, तुम तो हमारे मन होगा तो हम चले जाएंगे उसके पास। ये उनकी कल्चर है, वहां बच्चों को छोड़ना ही पड़ता है, वरना घर वाले धक्के मारते हैं भाग्य से। 16 साल का हो गया, अब तक साथ में पड़ा हुआ है। अपने आप 25 साल का हो जाता तब तो घर वाले सब्जी मंडी नहीं बेचते, टाबर है ठगले सी है। आप इतने बड़े बड़े हो गए, आपका एडमिशन करवाने मम्मी पापा साथ आते हैं, एडमिशन करा, तू पैसे खो देगा बीच में, 44,000 रुपए लेके जा रहा है, कहीं खो गए तो तेरे को पीजी दिला के आएंगे। डेली शाम को फोन करके पूछते हो खाना खाया कि नहीं खाया, क्या मिला था आज पीजी के अंदर। उनके नहीं है, उनकी सोशल वैल्यूज अलग है। कई साल बाद में अपने भी ये हो जाएगी, अपने भी 16 साल का होते कबूतर उड़ जाएगा। तो यार बाद में ये थोड़ी है कि कोई गालियां निकालेंगे कि यार आज से 3 पीढ़ी पहले वाले हमारे वाले ना 70-70 साल तक ही साथ में रह लिया करते थे, कैसे रहते होंगे यार वो लोग साथ के अंदर। नहीं भाई, अपनी वैल्यू अलग है, उनकी वैल्यूज अलग, अलग अलग देश की वैल्यूज अलग अलग होती। हम कहते आप गोरी देखो कितना अच्छा सेनापति है, पृथ्वीराज को पकड़ा पकड़ के मार दिया, तो छोड़ने वोड़ने की बात ही नहीं थी साहब, वो अफगानिस्तान की वैल्यू थी, हमारी वैल्यू थोड़ी थी। एक देश है नॉर्वे, नॉर्वे देश है नॉर्वे। आज से 10 साल पहले की बात होगी, 2010 के आसपास की बात है, सरदार जी की गवर्नमेंट थी, अपने मनमोहन सिंह जी वाली गवर्नमेंट तब की बात है। नॉर्वे में एक इंडियन फैमिली रहती थी। फैमिली क्या थी, हस्बैंड वाइफ रहते थे, और बंदा वहां किसी ढंग की जगह पे जॉब किया करता था, वाइफ भी ढंग की जगह पे जॉब करती, अच्छा खासा पैसा कमाते। वाइफ के बच्चा हुआ तो उसने छुट्टी ले रखी, मेटरनिटी लीव ले रखी, वो घर पे रहा करती थी। उनके जो पड़ोस का परिवार था, नॉर्वेनियन थे, नॉर्वे के लोकल लोग थे। तो उनकी जो पड़ोसन थी उसको लगा कि यार मेरी पड़ोसन के टाबर हुआ है और मैं इससे मिलके नहीं आई। तो बच्चा होने के थोड़े दिन बाद में, महीने भर बाद में उसको लगा यार मैं मिलके तो आऊं इससे। तो वो उससे मिलने के लिए उसके घर पे गई, डोरबेल बजाई तो नौकरानी आई, उनकी अपने इंडियन फैमिली थी, उनकी नौकरानी बाहर आई। यहाँ बताओ, तो तेरी मालकिन से मिलना है, तेरी मालकिन का है। उसने कहा मालकिन तो बेडरूम में रेस्ट कर रही है बच्चे के साथ में। तो जाके कहा कि भाई मैं आई हूँ। तो बेचारे ने उसने जाके कहा कि भाई वो अपनी पड़ोसन आई है, आपसे मिलना चाहती है। उसको लगा आप उठ के बाहर कौन जाएंगे टाबर जाग जाएगा, रोने लग जाएगा, यहीं बुला लेते हैं। तो उसने कहा कि अंदर ही बुला ला। तो वो अंदर ही आ गए, पड़ोसन अंदर आके बैठ के कई देर बातें की, जच्चा बच्चा राजी, कोई दिक्कत तो नहीं हुई टाइप की बातें की उन्होंने। फिर उसने यूं पूछा कि नाइट में तुम कहाँ सोती हो? उसने कहा डबल बेड है, इस डबल बेड पे सोती हूँ। ये बच्चा? तो बच्चा मेरे साथ ही सोता है। तो उसने कहा तुम्हारा हस्बैंड? तो उसने कहा डबल बेड है ना, खूब बड़ा है, तो हस्बैंड भी इस पे सो जाते हैं। उसने कहा ठीक। उसने कहा बच्चे का अलग से बेड नहीं है ना? बच्चे का अलग से बेड क्यों होगा, बड़ा है ना, तो काफी बड़ा है, इसमें 3 जने सो जाते हैं हम। वो नीचे गई, नीचे जाके उसने पुलिस में कंप्लेन की कि मेरे पास में पुअर इंडियन फैमिली रहती है और वो अपने बच्चे को अलग से बेड लाके नहीं दे सकते, इसलिए बच्चे के ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है। 15 मिनट में पुलिस आई, पुलिस बच्चे को ले गई। आप विश्वास नहीं करेंगे, भारत के प्रधानमंत्री तब को इंटरफेयर करना पड़ा था। एम्बेसी इंटरफेयर हुई थी पूरी अपने, और अपनी एम्बेसी जो भारतीय दूतावास है, अपना राजदूत वहां जो रहता है, अब वो इंडियन फैमिली वाला पैसे वाला था यार आदमी। वो दूतावास पहले पुलिस वालों के पास गए, पुलिस वालों को, अरे तुम क्यों ले, ऐसे कैसे ला सकते हो मेरे बच्चे को? तो यार बच्चा दुख पाता है तुम्हारे घर में, डबल बेड में 3 जने, और ये नहीं हो सकता, बच्चे के लिए अलग बेड। और वहां सरकार कहती है कि हर आदमी को मूलभूत आवश्यकताएं पूरी होनी चाहिए, और यदि माँ बाप नहीं दे सकते तो गवर्नमेंट देगी। उनका सीधा सा सिस्टम है कि भाई गवर्नमेंट देगी उनको बाद में, तो गवर्नमेंट देगी, अब इस बच्चे के लिए व्यवस्था करेगी, इसको रखेंगे केयर टेकर के पास रखेंगे, इसको वहां अलग से बेड होगा, ध्यान रखेंगे। तुम माँ बाप तो रख नहीं सकते, लिचड़ो दोनों की दोनों, तो उसका ध्यान गवर्नमेंट को रखना पड़ेगा। अब उन्होंने समझाया कि यार ये इंडियन वैल्यूज है, और इंडियन वैल्यूज कहती है कि जब बच्चा होने के बाद में पापा अलग नहीं सोते, भाई पापा अलग सोते हैं, बच्चा अलग नहीं सोता। हमारे लपड़ाई है कि बच्चे को अलग सुलाने वाला कंसेप्ट नहीं है हमारे, तो पापा कहा जाता है आप देखो अपना, अब इधर क्या काम है, और आप ऐसे नहीं ला सकते हमारे बच्चे को। पर पुलिस नहीं मानी, 6 महीने तक उन्होंने केस लड़ा, वो कोर्ट में केस गया। 6 महीने बाद में इंडियन फैमिली ने कहा कि हम इस राजकुमार के लिए बेड लाएंगे, वो राजकुमार के लिए बेड लाए। ह्यूमन राइट्स वाले चेक करने के लिए है क्या घर में इस राजकुमार के लिए प्रॉपर व्यवस्थाएं है,
उन्होंने कहा प्रॉपर व्यवस्था है, तब उन्होंने बच्चा दिया, तब तक बच्चा नहीं दिया। अब इस कंडीशन को भारत में लागू करके देख लो। सामाजिक मूल्य ये नॉर्वे का है, उनके देश के अंदर ये बात एकदम सही है। थोड़ी सी जनसंख्या, एक एक आदमी का ध्यान रखा जा सकता है। अपने यहाँ पे एक टाबर मम्मी की यार, एक यार, एक पेट में, एक इधर। ह्यूमन राइट्स का हनन पहले दिन से ही चल ही रहा है। अरे कौन से हनन है ह्यूमन, अपने को पता ही नहीं चला कि राइट नाम की भी चीज है यार। अलग अलग देशों के अलग अलग सामाजिक मूल्य होते हैं यार, उनको आप हमारे पे कहां अप्लाई करने लग जाते हो? तो वो बात है। तो पृथ्वीराज चौहान पे आज 800 साल बाद बैठ के अपने बौद्धिक जुगाली करते हैं, इंटेलेक्चुअल बातें करते हैं कि यार उस टाइम वैसा कर लेता वैसा हो जाता। अरे नहीं होता था, उस टाइम की संस्कृति ये नहीं कहती, उस टाइम की संस्कृति अलग प्रकार की हुआ करती। आई बात समझ में? अगला राजा लिखो, गोविंद राज। देखो यह है पृथ्वीराज का बेटा था, ही वाज सन ऑफ पृथ्वीराज। यह पृथ्वीराज का बेटा था, ही वाज सन ऑफ पृथ्वीराज। यह पृथ्वीराज का बेटा था, ही वाज सन ऑफ पृथ्वीराज। अब क्या हुआ, पृथ्वीराज को पकड़ के मार दिया। दिल्ली पे तो कब्जा हो गया तुर्कों का। दिल्ली पे कब्जा किसका हो गया? तुर्कों। गोविंदराज तुर्कों की अधीनता स्वीकार कर लेता है। गोविंदराज तुर्कों को कहता है कि भाई मैं तुम्हारी बात मानने के लिए तैयार हूं, और तुर्कों ने इसको अजमेर का राजा बना दिया। कहां का राजा बना दिया? भाई तुम्हारी मूल राजधानी कौन सी थी? अजमेर। तो अजमेर रहे, पर तू हमारी बात मानेगा, तू हमारा सामंत है, तो हमारा एक तरीके से क्या है? सामंत। लिख लो। इसने तुर्कों की अधीनता स्वीकार कर ली, ही एक्सेप्टेड टर्क सुपरमेसी। इसने तुर्कों की अधीनता स्वीकार कर ली, ही एक्सेप्टेड टर्क सुपरमेसी। इसने तुर्कों की अधीनता स्वीकार कर ली, ही एक्सेप्टेड टर्क सुपरमेसी। तथा अजमेर का राजा बन गया एंड बिकेम किंग ऑफ अजमेर। तथा अजमेर का राजा बन गया एंड बिकेम किंग ऑफ अजमेर। ये बात इसके चाचा को बहुत बुरी लगी। चाचा कौन थे? हरिराज। कौन थे? उनको लगा यार अपना भाई क्या बहादुर योद्धा हुआ था, लड़ते हुए मारा गया, लेकिन उसने तुर्कों की अधीनता स्वीकार नहीं की। तो ये यार गोविंदराज ठीक है, और हरिराज ने गोविंदराज को हटा दिया, भाग यहां से, अजमेर का राजा मैं हूं। तो गोविंदराज यहां से चला जाता रणथंभौर। कहां चला जाता? और अजमेर का राजा कौन बन गया? लिखो। इसे इसके चाचा हरिराज ने हटा दिया था। ही वॉज डिपोज्ड बाय हिज अंकल हरिराज। ही वॉज डिपोज्ड बाय हिज अंकल हरिराज। इसे इसके चाचा हरिराज ने हटा दिया था। इसे इसके चाचा हरिराज ने हटा दिया था। ही वॉज डिपोज्ड बाय हिज अंकल हरिराज। तथा यह रणथंभौर चला गया एंड ही मूव्ड टू रणथंभौर। तथा यह रणथंभौर चला गया एंड ही मूव्ड टू रणथंभौर। कहां चला गया? ही मूव्ड टू रणथंभौर। तथा यह रणथंभौर चला गया। अगला राजा लिख लो, हरिराज। अगला राजा कौन है? हरिराज अगला राजा। अच्छा, हरिराज राजा बना यहाँ पे। अब हरिराज गोविंदराज को हटा के बना है। किस बात को हटाया उसने? किसने तुर्कों की अधीनता स्वीकार। इसका मतलब हरिराज तुर्कों की बातें नहीं मान। अब उल्टा उसके दिमाग में गया दिल्ली भी हमारी थी, और दिल्ली में तुर्क कैसे बैठ सकते हैं? हरिराज दिल्ली पे अटैक कर देता है। कहां अटैक कर देता है? उसने अपना एक सेनापति भेजा, चतरराज। कौन सा सेनापति भेजा? कि चतरराज को कहा, चतरराज सेना लेके, मैं अजमेर बैठा हूं, तू सेना लेके दिल्ली जा। चतरराज दिल्ली गया, लेकिन तुर्कों ने इसे हरा दिया। अब तुर्कों को समाचार मिले कि यार अजमेर में अपने किसको बना गए थे? गोविंदराज। लेकिन गोविंदराज को तो किसने हटा दिया? हरिराज। और हरिराज अपनी अधीनता नहीं मानता, बल्कि वो तो उल्टा कहां पर अटैक कर रहा है? दिल्ली। तो इस बार कुतुबुद्दीन ऐबक वापस अटैक करता है अजमेर पे। कहां पे अटैक करता है? हरिराज वापस हार जाता है। हरिराज दिल्ली भेजता है सेना, उसमें भी तुर्कों से हार गया। अजमेर जब तुर्क आए तब भी वो हार गया। उसे बहुत ही दुख फील होता है, सुसाइड कर लेता है। हरिराज ने सुसाइड कर लिया था। अपने भारत में से खूब सारे एग्जाम्पल है, जब कोई राजा लगातार 2 युद्ध में हार गया तो उन्होंने सुसाइड कर लिया। ये शायद कोई परंपरा सी बन गई थी कि लोगों को लगता है लगातार 2 बार हार गए, अब तो इसका कोई मतलब ही नहीं निकला। जबकि तुर्कों से ये बात सीखने वाली थी, वो 2 बार नहीं 10 बार हार जाते, अगली बार वापस बेशर्मों की तरह वापस आता कि नहीं एक बार तो और लड़ाई करनी है। एक आधी बार कभी पार पड़ जाया करती थी, और अपने वालों को 2 बार हारते बाद लगता है कि ये दुनिया ये महफिल काम की। तो लिखो।
इसने अपने सेनापति चतुर्राज को दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए भेजा। ही सेंट हिज कमांडर चतुर्राज फॉर अटैक ऑन दिल्ली। इसने अपने सेनापति चतुर्राज को दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए भेजा। ही सेंट हिज कमांडर चतुर्राज फॉर अटैक ऑन दिल्ली। दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए भेजा फॉर अटैक ऑन दिल्ली, लेकिन वह हार गया। बट ही वॉज डिफीटेड। लेकिन वह हार गया बट ही वॉज डिफीटेड। लाइन चेंज करके लिखो। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अजमेर पर आक्रमण किया। कुतुबुद्दीन ऐबक अटैक्ड ऑन अजमेर या इन्वेडेड अजमेर। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अजमेर पर आक्रमण किया। कुतुबुद्दीन ऐबक अटैक्ड ऑन अजमेर तथा हरिराज को हराया एंड डिफीटेड हरिराज। तथा हरिराज को हराया एंड डिफीटेड हरिराज। हरिराज को हराया एंड डिफीटेड हरिराज। अतः हरिराज ने आत्महत्या कर ली। सो हरिराज कमिटेड सुसाइड। अतः हरिराज ने आत्महत्या कर ली। सो हरिराज कमिटेड सुसाइड। हरिराज ने क्या कर ली? हरिराज लास्ट राजा था अजमेर का। इसके बाद अजमेर में चौहानों का राज क्या हो गया था? इसके बाद अजमेर पे आ गए थे तुर्क। कौन आ गए थे? तुर्कों के बाद में अजमेर में आ गए थे मुगल। मुगलों के बाद में अजमेर में आ गए थे मराठे। मराठों के बाद में अजमेर में आ गए थे अंग्रेज। इसलिए अजमेर बाद में राजस्थान के अंडर में आए नहीं। तो थोड़े टाइम के लिए मेवाड़ मारवाड़ वालों ने कभी कब्जा किया होगा, बड़े तौर पर कभी भी अजमेर राजस्थान वालों के हाथ में नहीं आया। इसलिए अजमेर आजादी के बाद में भी 1956 तक अलग राज्य था, राजस्थान के अंदर शामिल ही नहीं होता, केंद्र शासित प्रदेश था। क्या था? यूटी, यूनियन टेरिटरी हुआ कर 56 में राजस्थान में मिलाया गया था। 56 तक राजस्थान के अंदर अजमेर नहीं था। 47 से पहले, आजादी से पहले राजस्थान को कंट्रोल करने के लिए दिल्ली वाले राजधानी किसको बनाया करते थे? अजमेर। अजमेर तुर्कों की राजधानी, अजमेर राजस्थान में। पर राजस्थान कंट्रोल कहां से करना, कहां से करना है? अजमेर। मुगलों के अजमेर, मराठों के अजमेर, अंग्रेजों के अजमेर। इसलिए आज दिन तक हम कहते हैं अजमेर राजस्थान का हृदय है। अजमेर राजस्थान का। तो इसीलिए कहते हैं कि भाई आजादी से पहले तक राजस्थान को कंट्रोल करने की जगह जो हुआ करती वो कौन सी हुआ करती थी? ये नहीं कि अजमेर में कोई खून धड़क रहा है उधर तो हृदय बना दिया कि धमनिया सी रहे हैं। वो बीच में था, वहां से अपने कंट्रोल हुआ करते थे। आई बात समझ में? अगला लिखो। ये हो गया आपके सांबर या अजमेर का इतिहास हो गया। शुरुआत में चौहान कहां पे आए थे? सांबर। बाद में राजधानी कहां आ गई थी? अजमेर। अजमेर का लास्ट राजा कौन हो गया? अजमेर का इतिहास समाप्त। आगे लिखो रणथंभौर का इतिहास। रणथंभौर सवाई माधोपुर में एक जगह पड़ती है ना। हिस्ट्री ऑफ रणथंभौर। रणथंभौर का इतिहास। किसका है? रणथंभौर का। एक लाइन लिखो। रणथंभौर में चौहान वंश का शासन था। चौहान डायनेस्टी रूल्ड ओवर रणथंभौर। रणथंभौर में चौहान वंश का शासन था। चौहान डायनेस्टी रूल्ड ओवर रणथंभौर। किसका शासन था? राजा लिखो गोविंद राज। अभी देखो उधर हमने पढ़ा कि अजमेर में जब इसको चाचा हटा देता तो ये कहां पर आ जाता है? रणथंभौर वैसे पहाड़ियों के बीच में था, पुराना किला था, चौहानों का ही किला था। तो ये आ गया। अब इसने को तुर्कों उर्कों की बात मानी नहीं, चुपचाप अकेला ही आगे बैठ गया अपना। इधर ये 1194 में इधर आता है। कब इधर आता है? तो रणथंभौर में चौहान राज्य की स्थापना कब हुई? किसने की? लिख लो 1194 ईस्वी में, इन 1194 एडी। 1194 ईस्वी में, इन 1194 एडी इसने रणथंभौर में चौहान राज्य की स्थापना की थी। He founded चौहान स्टेट इन रणथंभौर। इसने रणथंभौर में चौहान राज्य की स्थापना की थी। He founded चौहान स्टेट इन रणथंभौर। इसने रणथंभौर में चौहान राज्य की स्थापना की थी। He founded चौहान स्टेट इन रणथंभौर। कहां पर स्थापना की?
अगले दो राजाओं के नाम नाम लिखो, उनके बारे में कोई बात नहीं, पर नाम लिखना कि भाई क्रोनोलॉजी के अंदर पूछा हुआ सवाल है, कोई दोबारा पूछ लेगा। एक राजा हुआ वालन, एक राजा हुआ प्रहलादन। केवल नाम नाम लिख लो और कुछ ही नहीं लिखना अपने। चौथा राजा लिखो वीर नारायण, इसके बारे में थोड़ी बातें लिखेंगे। दो तो नाम नाम ही रखना केवल, तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में थोड़े से याद रहे, पुराना सवाल पूछा हुआ है तो ठीक रहे थोड़ा। गोविंद राज के बाद कौन बना? वालन। वालन के बाद कौन बना? प्रहलादन। प्रहलादन के बाद कौन बना? वीर नारायण। कौन बना? वीर नारायण के टाइम में दिल्ली के एक सुल्तान ने इधर अटैक कर दिया, क्योंकि अभी दिल्ली वालों की बात तो मानते नहीं थे, तो दिल्ली में एक सुल्तान बना इल्तुतमिश। कौन बना? कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद में उधर दिल्ली का जो सुल्तान बनता, उस बंदे का नाम क्या था? इल्तुतमिश। अच्छा, आपने इल्तुतमिश का कई लोगों ने सुना होगा, जिन्होंने नहीं सुना उन्होंने रजिया सुल्तान का नाम सुना होगा। ये रजिया के पापा है। रजिया के पापा का नाम क्या था? इल्तुतमिश। इधर अपने रणथंभोर पर अटैक कर देता है, वीर नारायण उससे लड़ाई करता है, हालांकि वीर नारायण युद्ध में लड़ता हुआ मारा जाता है, लेकिन वो इल्तुतमिश को जीतने नहीं देता और रणथंभोर के किले पर कब्जा नहीं करने देता। पर अपने कोई पूछेगा कि रणथंभोर का कौन सा राजा इल्तुतमिश के खिलाफ लड़ता हुआ मारा गया था, तो कौन राजा था? लिख लो, यह दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश के खिलाफ लड़ता हुआ मारा गया था। ही डाइड वाइल फाइटिंग अगेंस्ट इल्तुतमिश ऑफ दिल्ली। यह दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश के खिलाफ लड़ता हुआ मारा गया था। ही डाइड while fighting against इल्तुतमिश ऑफ दिल्ली। यह दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश के खिलाफ लड़ता हुआ मारा गया था। He died while fighting against इल्तुतमिश ऑफ दिल्ली। यह दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश के खिलाफ लड़ता हुआ मारा गया था। अगला राजा लिखो वाघ भट्ट। अगला राजा कौन है? वाघ भट्ट। दिल्ली में सुल्तान फिर चेंज हुआ, इस बार दिल्ली में एक सुल्तान है नासिरुद्दीन महमूद। कौन सुल्तान है? नासिरुद्दीन महमूद। अच्छा, दिल्ली वाले इल्तुतमिश हार के चला गया, अगले ने कहा कोई बात नहीं, वन मोर ट्राई, इस बार वापस जाते हैं, रणथंभोर के किले पे कब्जा करते हैं। किला बहुत मजबूत किला था रणथंभोर, सबको लगता था यार किले पे कब्जा कर लें तो ठीक ही रहेगा अपने लिए। इस बार नासिरुद्दीन महमूद ने अटैक किया, लेकिन ये भी वापस चला गया यहाँ से बाहर, किले पे कब्जा नहीं कर पाया। लिखो, दिल्ली के सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद ने रणथंभोर पर आक्रमण किया, या दिल्ली के सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद ने आक्रमण किया था? लिखो, दिल्ली सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद अटैक्ड। दिल्ली के सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद ने आक्रमण किया। दिल्ली सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद अटैक्ड या इन्वेडेड। लेकिन वह रणथंभोर पर अधिकार नहीं कर सका, बट ही कुडंट कैप्चर रणथंभोर। लेकिन वह रणथंभोर पर अधिकार नहीं कर सका। दिल्ली सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद अटैक्ड बट ही कुडंट कैप्चर रणथंभोर। दिल्ली के सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद ने आक्रमण किया, लेकिन वह रणथंभोर पर अधिकार नहीं कर सका। कहां पे कब्जा नहीं कर सका? अगला राजा लिखो जैत्र सिंह। जैत्र सिंह। अगला राजा कौन है? जैत्र सिंह ने 32 साल राज किया था। कितने साल? सर याद रखना कितने साल आगे काम आएगी ये बात अपने। लिखो, इसने 32 वर्षों तक शासन किया था। ही रूल्ड फॉर 32 ईयर्स। इसने 32 वर्षों तक शासन किया था। ही रूल्ड फॉर 32 ईयर्स। कितने वर्षों तक शासन किया था? ही रूल्ड फॉर 32 ईयर्स। इसने 32 वर्षों तक शासन किया था। बाद में इस लगा यार खूब शासन कर लिया, अपने जीवन काल में अपने बेटे को राजा बना देता है, और इसके बेटे का नाम था हमीर। क्या नाम था? तो इसने अपने जीवन काल में किसको राजा बना दिया? देख लो, तथा इसने अपने जीवन काल में ही एंडूरिंग हिज लाइफ, तथा इसने अपने जीवन काल में ही एंडूरिंग हिज लाइफ, तथा इसने अपने जीवन काल में ही अपने बेटे हमीर को राजा बना दिया था। ही कोरोनेटेड हिज सन हमीर। इसने अपने बेटे हमीर को राजा बना दिया था। ही कोरोनेटेड हिज सन हमीर। इसने अपने बेटे हमीर को राजा बना दिया था। ही कोरोनेटेड हिज सन हमीर।
वही जैसे अजय राज अपने जीवन काल में किसको राज सौंप गया था? अरुणोराज। जयतर सिंह 32 साल राज करके किसको बना गया? हमीर को। अगला राजा लिखो हमीर। और काम का राजा यही है अपने। थोड़ा टाइम पीरियड लिखना है इसका, देखना क्या टाइम पीरियड था। 1282 से 1301। हमीर के लिए कहा जाता है कि हमीर ने अपने जीवन में 17 युद्ध लड़े थे। कितने लड़े थे? लास्ट वाले को छोड़ के सारे जीत गया था। तो 17 में से कितने युद्धों का विजेता था? लिखो, यह 17 में से 16 युद्धों का विजेता था। He was victor of 16 battles out of 17. He was victor of 16 battles out of 17. यह 17 में से 16 युद्धों का विजेता था। यह 17 में से 16 युद्धों का विजेता था। He was victor of 16 battles out of 17. अपने आसपास के कई राजाओं को हराया। तो कौन कौन से राजाओं को हराया? दो चार का नाम लिखेंगे। लिखो तो इसमें एक लाइन लिखो। इसने कई राजाओं को हराया। He defeated many kings. इसने कई राजाओं को हराया। He defeated many kings. जैसे लाइक अब नाम लिख लेते हैं दो तीन के। समर सिंह चित्तौड़ का राजा था। समर सिंह इसको हराया। आबू का राजा था प्रताप सिंह। इसको हराता है। मध्य प्रदेश में धारा नगरी पड़ती थी, वहां का राजा था भोज परमार सेकंड। इसको हराया। यूपी साइड में अपने को जगह पड़ती थी भीमरस, वहां पे राजा था अर्जुन। धार, धार एमपी में जगह पड़ती है ना। धार के बारे में आगे और पढ़ेंगे हम, जब परमार पढ़ेंगे तब धार के बारे में पढ़ेंगे। धारा नगरी एमपी मध्य प्रदेश में, मालवा के अंदर जगह है, उज्जैन के पास में। भीमरस इधर यूपी साइड में जगह थी। तो भीमरस का राजा तो कौन है? अर्जुन। धारा नगरी का राजा कौन है? भोज परमार सेकंड। अपने आबू का राजा प्रताप सिंह। और चित्तौड़ का राजा, इन सबको किसने हराया? हमीर। कुल मिला के अपने आस पड़ोस वालों को तो उसने किसी को बख्शा नहीं, सबको हरा दिया। इन दिनों में दिल्ली में सुल्तान हुआ करता था जलालुद्दीन खिलजी। कौन था? जलालुद्दीन खिलजी। और जलालुद्दीन खिलजी रणथंभौर पे 2 अटैक कर देता है। कितने अटैक कर देता है? कितने अटैक किए उसने? 2 अटैक कर दिए। पहले आया वो 1290 में, फिर आया था 1292 में। कब कब 2 अटैक किए उसने? 1290 और 1292। पहले 1290 में उसने अटैक किया। अब अपना किला बहुत ऊंचा था। अपने मध्यकाल की ज्यादातर लड़ाइयां किलों के अंदर है। और आप कोई किला देख लो अपने राजस्थान के, सारे बहुत ऊंचे ऊंचे बने हुए, पहाड़ों के ऊपर बने हुए, चढ़ने के लिए रास्ता भी नहीं है। कोई कहते कि 100 आदमी एक साथ इस पे चढ़ा दो, नहीं चढ़ाए जा सकते आपको, है ना। वो दुर्गम से रास्ते हुआ करते थे। और रणथंभौर का किला जंगल में और है, जंगल के अंदर है, पहाड़ों के ऊपर है, पहाड़ियों से घिरा हुआ है, दूर से देखने पर दिखाई नहीं देता, उस प्रकार का किला रणथंभौर का किला। तो बेचारे जलालुद्दीन आया कई दिन तक, उसे लगा यार नीचे से मैं तोड़ दूंगा दीवार, हथियारों की मारूंगा, दीवार टूट जाएगी, अंदर घुस जाऊंगा। दीवार टूटी नहीं। तो उसने कहा चलते हैं यार, चलते हैं, अगली बार देखेंगे अपने। अगली बार सैनिकों का इस बार पक्का तोड़ेंगे, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक, इस बार पक्का चलते हैं। इस बार वापस आए, कई दिन फिर बाहर बैठे रहे। और अपने वालों के लिए ठीक काम था कि अंदर ही तो बैठे रहना है। अनाज पानी का स्टॉक किया, अंदर बैठ गए, तोड़ बाहर से, जितना तोड़ सकता होता तोड़, देखते हैं कितना तोड़ लेगा। तो अब बेचारा जलालुद्दीन कई दिनों तक फिर ट्राई करता है, फिर नहीं टूटा। उल्टा जो ऊपर बैठा है वो हमेशा फायदे में होगा। ऊपर बैठे वाला ऊपर से बाटा मार देगा ना, तो नीचे 10 मर जाएंगे आप। तो यार वो तो बड़े बड़े पत्थर भी मारेंगे तो भी मरेंगे यार आपके मिनक। तो आग लगा के फेंक देंगे नीचे तो आपके नुकसान हो जाएगा। तो जलालुद्दीन बेचारा तंग आ गया। पर अब जलालुद्दीन कह के लाया था सबको कि इस बार बिना तोड़े वापस तो नहीं आएंगे। तो यार वापस कैसे जाए? पर एक दिन फिर उसने कहा कि लो चलते हैं, पैकिंग बाई पैकिंग, पैकअप करो, दिल्ली वापस चलते हैं। सैनिकों ने कहा नहीं सर, पर इस बार तो आपने कहा था ना कि नहीं तोड़ के आएंगे, तो अपने यहां रुकते हैं। उसने कहा नहीं,
ऐसे 10 किले मेरे हाथ से भले ही निकल जाए, लेकिन मेरे लिए मेरे एक एक मुस्लिम सिपाही का बाल ज्यादा कीमती है। ऐसे 10 किलों को मैं मुसलमान के बाल के बराबर नहीं समझता। क्या कहा था उसने? ऐसे 10 किलों को मैं मुसलमान के, किसने कहा? कौन से किले के बारे में? कि भले ही ऐसे 10 किले मेरे हाथ में आए या नहीं आए, लेकिन मेरे फौजी मर रहे हैं, और फौजी की जिंदगी छोड़ो, मेरे लिए तो मेरे मुसलमान सिपाही का बाल भी ज्यादा कीमती है। सैनिकों ने मन ही मन का असर हम समझ गए, अंगूर खट्टे हैं कि नहीं जीता जा रहा, इसलिए बातें आ रही है आपको, तो लिखो। सब पढ़ेंगे, किला पढ़ेंगे, तब क्यों चिंता कर रहा है? चित्र बना दूंगा मैं सुरंग का पूरा। लिखा आपने? लिखो। जलालुद्दीन खिलजी ने, दिल्ली के सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी ने, दिल्ली सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी, दिल्ली के सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी ने रणथंभोर पर 2 बार आक्रमण किया था। रणथंभोर पर 2 बार आक्रमण किया था। अटैक 2 टाइम्स ऑन रणथंभोर। रणथंभोर पर 2 बार आक्रमण किया था। अटैक 2 टाइम्स ऑन रणथंभोर। रणथंभोर पर 2 बार आक्रमण किया था। अटैक 2 टाइम्स ऑन रणथंभोर। फर्स्ट टाइम लिख लो 1290 तथा 1292। याद मत करना भले सन, पर लिखे हुए होंगे तो आपके दिमाग में रहेगा। 2 सन है तो कितनी बार अटैक हुआ है? 2 बार। 1290 और 1292, 1290 और 1292। लेकिन वह सफलता प्राप्त नहीं कर सका। बट ही कुडंट गेट सक्सेस। लेकिन वह सफलता प्राप्त नहीं कर सका। बट ही कुडंट गेट सक्सेस। लेकिन वह सफलता प्राप्त नहीं कर सका। बट ही कुडंट गेट सक्सेस। लाइन चेंज करके लिखो, इन्वर्टेड कॉमा में लिखना आगे। पहले एक सेंटेंस लिखो, फिर इन्वर्टेड कॉमा में लगाना। जलालु अपनी विफलता के बाद, आफ्टर फेलियर, अपनी विफलता के बाद, आफ्टर फेलियर, अपनी विफलता के बाद, आफ्टर फेलियर, जलालुद्दीन खिलजी ने कहा था कि, जलालुद्दीन खिलजी सेड दैट, जलालुद्दीन खिलजी ने कहा था कि, जलालुद्दीन खिलजी सेड दैट, अब इन्वर्टेड कॉमा शुरू करना। जलालुद्दीन खिलजी सेड दैट, ऐसे 10 किलों को मैं मुसलमान के बाल के बराबर नहीं समझता। आई डोंट कंसिडर सच 10 फोर्ट्स, आई डोंट कंसिडर सच 10 फोर्ट्स, मैं ऐसे 10 किलों को मुसलमान के बाल के बराबर नहीं समझता। आई डोंट कंसिडर सच 10 फोर्ट्स इक्वल टू सिंगल हेयर ऑफ ए मुस्लिम, इक्वल टू सिंगल हेयर ऑफ ए मुस्लिम, मैं ऐसे 10 किलों को मुसलमान के बाल के बराबर नहीं समझता। आई डोंट कंसिडर सच 10 फोर्ट्स इक्वल टू सिंगल हेयर ऑफ ए मुस्लिम। क्या कहा था? सेंटेंस याद करो देखे। 10 किलों को मुसलमान के, 3 सवाल बनते हैं। कोई पूछेगा ये स्टेटमेंट किसका है? कोई पूछेगा ये स्टेटमेंट कौन से किले के बारे में कहा गया? कोई पूछेगा ये स्टेटमेंट कौन से राजा के खिलाफ विफलता के बाद कहा गया? अमीर है ना, जलालुद्दीन अमीर की लड़ाई है। जलालुद्दीन 2 बार हारता है या 2 बार सफल नहीं होता है कौन सा किले को जीतने में? रणथंभोर। तो उसने कहा था कि ऐसे 10 किलों को मैं मुसलमान के बाल के बराबर। अच्छा, ये जब लड़ाइयां हुई थी, जब वो आया था इधर, तो उसके साथ में एक राइटर था, अमीर खुसरो। एक राइटर कौन था? अमीर खुसरो। दिल्ली का एक बहुत अच्छा राइटर हुआ है, और अमीर खुसरो ने ये सारी बातें लिखी है अपनी किताब के अंदर। और अमीर खुसरो ने अपनी जिस बुक में ये बातें लिखी है, उस बुक का नाम है मिफ्ताउल फुतूह है। फारसी की एक बुक है, जलालुद्दीन खिलजी के आक्रमणों का वर्णन करती है, और उस बुक का नाम क्या? बोलो देखिए। मिफ्ता उल फुतूह है। बोलो देखिए, दोबारा बोलो। क्या नाम है? किसकी बुक है? किसके हमलों का वर्णन करती है? जलालुद्दीन खिलजी। किसके हमलों का? जलालुद्दीन खिलजी ने राजस्थान में जो आक्रमण किए थे उनका वर्णन करने वाली किताब, किताब कौन सी है? किसकी किताब है? भाई बात सुन, तो कोई पूछे कि भाई इस आक्रमण की जानकारी कहां से मिलती है, तो किसकी किताब? लिखो। अमीर खुसरो ने इस आक्रमण की जानकारी दी है। अमीर खुसरो प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट दिस अटैक। अमीर खुसरो ने इस आक्रमण की जानकारी दी है। अमीर खुसरो प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट दिस अटैक। अमीर खुसरो ने इस आक्रमण की जानकारी दी है। अमीर खुसरो प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट दिस अटैक। लिख लो अमीर खुसरो की पुस्तक और बॉक्स में बंद कर लो, मिफ्ता उल फुतूह है।
क्या नाम बुक का बताओ देखे? मिफ्ता उल फुतूह है। बोलो देखे, 2-3 बार बोल के देखो। मिफ्ता उल फुतूह है किसकी बुक है? हसन निजामी की बुक। ताज उल मासिर, क्या नाम दोबारा बोलो? ताज उल मासिर का राइटर। अमीर खुसरो की बुक मिफ्ता उल फुतूह का राइटर। फारसी याद करने का सबसे अच्छा तरीका है उनको जोर जोर से बोल के देखा जाए, मनी मनी में नहीं, पूरा यूं। हसन निजामी ताजुल मासिर, ताजुल मासिर हसन निजामी, अमीर खुसरो मिफ्ताउल फुतू, मिफ्ताउल फुतू, लगातार हसन निजामी ताजुल मासिर, हसन निजामी ताजुल मासिर, 3-4 बार बोलो, जीप पे अटक जाएगी। तो यह हो सकता है कि आप यूं 3-4 बार बोल लोगे तो फिर आज के 3-4 महीने बाद में, जैसे आपको हसन निजामी, आपको ताजुल मासिर, कोई कहेगा ताजुल मासिर, आपको हसन निजामी, आप ये बोल सकते हो कि इन दोनों में आदमी कौन और किताब कौन सी है। पर हसन निजामी कहते आपके क्या दिमाग में आएगा? ताजुल मासिर। और ताजुल मासिर कहते क्या आएगा? पर आप ये सोच रहे हो हसन निजामी किताब है, आदमी है, क्या है? तो वो लफड़ा जरूर हो सकता है, देखो। पर वो लफड़ा हो तो हो, अपने को ये कभी क्वेश्चन आएगा नहीं कि हसन निजामी का सचित्र वर्णन कीजिए, और आपने किताब की जगह आदमी बना दिया, लफड़ा हो जाएगा। अपने को पूछेंगे हसन निजामी किताब बताओ, ताजुल मासिर, ताजुल मासिर का राइटर बताओ, या पूछेंगे मैच द फॉलोइंग, सुमेलित कीजिए। एक तरफ हसन निजामी, अपने को पता आगे क्या करना है, ताजुल मासिर। तो अमीर खुसरो की बुक कौन सी? मिफ्ता उल फुतूह है। बोलो किसकी है? क्या नाम है बुक का? राइटर का नाम क्या है? बुक का नाम? जलालुद्दीन तो 2 बार हार के चला गया। जलालुद्दीन के बाद में यहां पे राजा बना अलाउद्दीन खिलजी। कौन बना? उसने बाद में कहा कि दादा का, बाप का, सबका बदला लेगा रे तरफ फैजल। तो लिखो 1301 में अलाउद्दीन अटैक करता है इधर। लिखो 1301 ईस्वी में इन 1301 एडी, 1301 ईस्वी में इन 1301 एडी, 1301 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभोर पर आक्रमण कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभोर पर आक्रमण कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी अटैक्ड ऑन रणथंभोर। अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभोर पर आक्रमण कर दिया। किसने अटैक किया? अलाउद्दीन। कब अटैक किया? 1301 के नीचे अंडरलाइन करो, ये कोई पूछने वाली सी बात है। तो किसने किया अटैक आपका? अलाउद्दीन। कब किया? ऐसा उसने क्यों किया, ये जानने के लिए जुड़े रहिए। मंडे को पढ़ेंगे। कब पढ़ेंगे?